शाम बख़ैर और आप सबको द ब्लैक होल के नाइल ऑडिटोरियम में खुश आमदीद। नफ्सियाती और जिनसी सेहत इंसानी वेलबींग के उन पहलुओं में से एक है जिस पर बात करना तो दरकुनार, सोचना भी मायूब, गैर ज़रूरी और अक्सर बदअखलाक़ी समझा जाता है। और यूँ इस अहम मौजू के गिर्द खामोशी, गलत फ़हमियों और गैर साइंसी या इर्रेशनल तसव्वुरात का एक जमघटा लग जाता है। और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में ना सिर्फ़ एक फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासर होती है, बल्कि बतौर मजमूई रिश्तों और समाजी रवैयों पर भी इसके गहरे और मनफी असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इस मौजू पर खुलकर गुफ्तगू की जाए। और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, साइकोसेक्सुअल हेल्थ, मिथ्स, फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी हैव डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं, FCPS गोल्ड मेडलिस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। उनके साथ मेरे दाएं जानिब भी तशरीफ़ फरमा हैं शरीक गुफ्तगू इरफान अहमद उर्फ़ी साहब, 4 किताबों के ऑथर हैं। पहली किताब आपकी शॉर्ट उर्दू स्टोरीज़ थी बउनवान पाऊँ, वन ऑफ द नॉमिनीज़ फॉर KLF, सब्सिक्वेंटली अवॉर्डेड, जिसको अवार्ड मिला फॉर अक्से खुशबू अवार्ड इन 2015 एज द बेस्ट फिक्शन ऑफ द ईयर। इसके अलावा आप प्ले स्क्रीन राइटर हैं, इंक्लूडिंग द एक्लेम्ड मूवी जो 2019 में रिलीज़ हुई, बउनवान बाजी। कई टीवी शोज़ की आप ऑथर हैं या स्क्रिप्ट राइटर हैं, इंक्लूडिंग बस चुप रहो, बंद खिड़कियों के पीछे, कुछ सच कुछ कहानी एंड नेल पॉलिश। आपकी आखिरी किताब का नाम मुझे याद आता है, कंट्रोल रूम। बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़, जो आज के सेशन की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभाएंगी। ऑथर, पोएट, क्रिटिक, एजुकेशनिस्ट। आपकी शायरी की किताब बउनवान कायनात के बैकयार्ड से, और अफसानों की किताब बउनवान एक बेख्वाब दोपहर का फ्लैशबैक शाया हो चुके हैं। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। अपने सेल फोन्स थोड़ी सी जहमत करके स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बाहमी गुफ्तगू के बाद ये नहीं हो सकता कि हाउस ओपन ना हो फॉर Q&A, क्योंकि उसके बिना ये गुफ्तगू मुकालमे में तब्दील नहीं हो पाएगी। जब वो मरला आए तो अपना हाथ बुलंद कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा कि ये माइक्रोफोन आपके सुपुर्द कर दिया जाए, और बस आप अपना सवाल, तबसरा, तायीद या डिसएग्रीमेंट जो भी हो, शॉर्ट और टू द पॉइंट रहते हुए पैनलिस्ट के सामने रख दीजिएगा, एंड दैट्स इट। तो चलिए गुफ्तगू करते हैं जिनसी बहबूद के नफ्सियाती या जज्बाती पहलुओं पर, और जानते हैं कि ज़हनी सेहत और समाजी तश्कील हमारे जिनसी शऊर को किस तरह मुतासर करते हैं। प्लीज़ वेलकम और ऑनरेबल पैनलिस्ट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया नैयर, आपने बड़ा अच्छा तारुफ़ करवाया। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर बात नहीं हो पाती या जिन पर इज़हार नहीं हो पाता। समाजी हवाले से हम उनको कहते हैं कि ये टैबू है, इस पर बात नहीं हो सकती। मज़हबी हवाले से हम इनको गुनाह समझते हैं इस पर बात करना। एक ऐसा ही मौजू जो है वो जिनसी सेहत या साइकोसेक्सुअल जो हैं वो मौज़ूआत हैं। हम अपनी जिस्मानी सेहत पर, अपने ब्लड प्रेशर पर, शुगर पर, दिल पर, गुर्दों पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन इस बीमारी पर या इसकी सेहत पर जो है वो बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता और हमें खामोश करवा दिया जाता है। अच्छा, हालांकि जिनसी सेहत जो है वो भी हमारी बाकी जो हमारी जिस्मानी सेहत है उतनी ही ज़रूरी है। हमारे बाहमी रिश्ते, हमारा एतमाद, ये सब जो है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और आज जो हमने ये महफ़िल सजाई है, जो गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी इसी की अहमियत पर बात करने जा रहे हैं। नैयर ने बहुत सा तारुफ़ तो करवा दिया है। मैं थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी कि हमारे साथ, या मैं ये बताना चाहूँगी कि हम अपने इस प्रोग्राम को किस तरह से मैनेज करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उसामा है। डॉक्टर उसामा, जैसे कि नैयर ने बताया, कि साइकियाट्रिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। तो ज़ाहिर है कि ये जो
साइकोसेक्सुअल या जिनसी सेहत के मसाइल हैं, इन पर एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। उर्फ़ी साहब क्योंकि लेखक हैं, अदीब हैं और समाज पर गहरी निगाह रखते हैं, तो इनको पता है कि हमारी इस सेहत से मुतल्लिक जो है, जो खामोशी है, वो किन वजूहात की बना पर है, किन समाजी दबाव की बना पर है। इसके अलावा हमारे आर्ट में, हमारे लिटरेचर में ये हमारा ख़ाम माल है, ये हमारा केस स्टडी है, जिसके ज़रिए से हम ये जायज़ा ले सकते हैं कि जिनसी सेहत जो है वो किस तरह से आप पर असरअंदाज होती है और उसके कैसे बुरे जो हैं असरात जो हैं वो पड़ सकते हैं। डॉक्टर सामा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी कि जिन्स जो है वो कभी हमारे यहाँ मोहब्बत का ज़रिया है, मोहब्बत के इज़हार का ज़रिया है, इसलिए हम अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कि मेक लव, और बाज़ जगहों पर ये तौलीद का ज़रिया है, अपनी नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है। लेकिन क्या वजह है कि दोनों इतने अहम पहलू हैं समाज के, लेकिन ये अहमियत के बावजूद इस पर बात नहीं की जाती या इसको समझा ही नहीं जाता। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले साइकोसेक्सुअल हेल्थ से बताएं कि इससे क्या मुराद है और ये जिस्मानी सेहत के साथ साथ कितनी ज़रूरी है या क्यों अहम है। थैंक यू सो मच ऑडियंस का भी कि आप लोग आए। मैं रास्ते में जब आ रहा था गाड़ी में, मेरा सफ़र बहुत लंबा था, तो नूरजहाँ का गाना एक चल रहा था, चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। सो नेड़े हुए बगैर प्यार हो नहीं सकता, ठीक है। सो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि जिसको आप लव का अल्टीमेट एक्सप्रेशन भी समझते हैं, कि हर जो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है उसको लस्ट का वर्ड देना बड़ा मुनासिब नहीं है। हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप में फ़िज़िकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट किसी न किसी मरहले पे आता है। हम इसको साइकोसेक्सुअल क्यों कहते हैं? चूँकि बहुत सारे लोग जब उनको जिनसी मसाइल आते हैं, तो कोई चूँकि एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व है पेशाब करने में भी और सेक्स में भी, तो लोग उसके लिए जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास या जाते हैं हकीम के पास। मैं जब ग्रीस गया तो मैंने वहाँ अपने यहाँ दोस्तों को स्पेशल मैसेज किया, मैंने कहा सारे यूनानी हकीम लगता है पाकिस्तान चले गए हैं, यहाँ तो किसी दीवार पे नहीं लिखा हुआ कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज यूनानी हकीम से कराएं। फिर वो लोग इसको टेक ओवर करते हैं। सो जो दिमाग है ना, भूख का सेंटर यही है, नींद का सेंटर यही है, सेक्स का सेंटर यही है, एक ही जगह है जो दिमाग में, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। सो वो इन तीनों चीज़ों को, ये 3 बायोलॉजिकल फंक्शन है। सो भूख को आप नहीं लगती तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, नींद नहीं आती तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। जब जिनसी मसाइल आते हैं तो उसको छुपाया जाता है, हाथ पांव फूल भी रहे हैं तो किसी को बताया नहीं जाता। आपके लव का सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन आपका रुक गया है, सो उसको फिर आप छुपाते हैं, या अगर आप जाते भी हैं तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो आपकी मदद नहीं कर सकते। सो इसलिए हम बैठे हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको पता चल जाए कि ये जब मसला आ रहा है तो इसका ये बैकग्राउंड है। और हमने सर से भी रिक्वेस्ट इसलिए की कि आगे चल के भी हम बात करेंगे सेक्स और सेक्सुअलिटी में क्या फ़र्क है, लेकिन इनकी बहुत सारी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हार्मोनल डायमेंशंस हैं। ये ऐसा नहीं है कि बटन ऑन किया तो सेक्स का अमल हो गया, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, बटन ऑफ कर दिया तो ये अमल नहीं हुआ। सो इसलिए हम इसको हर एंगल से आज जांचने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे गुफ्तगू बढ़ेगी फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा उर्फ़ी साहब, फ्राइड ने ये कहा था कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो दरअसल वो मुनफरिद इसलिए हैं कि उनकी जो जिनसी ज़िंदगी है या जिनसी सेहत है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। जितना बड़ा आर्ट क्रिएट होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं इतनी जिनसी महरूमी कह लें या जो भी उसका खिलफशार है वो शामिल होता है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ऐसा है और ऐसा क्यों है? नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, सबसे पहली बात तो ये मेरा ख़्याल आप कहना ही ये चाह रही हैं कि वो जो एनर्जी है जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, वो एक तरह से रिप्रोडक्शन में भी जब क्रिएटिव ज़ुमरे में इस्तेमाल होती है ना, तो उसको चैनलाइज किया जा सकता है अपनी दूसरे एक्सप्रेशंस में भी। ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है, ये पेंटिंग भी है, म्यूज़िक भी है, जितने भी क्रिएटिव काम हैं उसमें वो इस ताकत, जो कि बुद्धा ने भी एक दफ़ा कहा था कि अगर सेक्स जैसी एक और ताकत भी होती इंसान को मिली होती तो मैं शायद ये ज्ञान मुझे कभी ना हासिल होता। उसने तो इसको कंट्रोल करके वो ज्ञान लिया ना, तो उसने तो ये कहा था ये इतनी ताकतवर चीज़ है। लेकिन जैसे आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना सेहत के हवाले से, मैं समझता हूँ जो वेल बीइंग है वो सिर्फ ऑफ कोर्स फिज़िकल नहीं है, वो मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल भी है और सेक्सुअल भी है और साइकोलॉजिकल भी है।
तो अब कोई बहुत आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं है, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। तो जैसे कजरवी जिसे कहा जाता है उर्दू में, और परवर्जन होती है, तो वो बेसिकली, अब वो ये बड़ा जजमेंटल से लफ्ज़ हैं, अब तो वो चीज़ें मुख्तलिफ में आ गई हैं ना, मुख्तलिफ होने में आ गया, थोड़ा इंसान डिफरेंट है एक मेन स्ट्रीम सिचुएशन से। तो जैसे चार्ल्स डिकन्स ने वो लेडी शैटलिस नावल जो लिखा, तो उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब थी। उसकी अपनी कुछ पता नहीं, उसने 2 शादियाँ की कि 10-15 बच्चे पैदा किए। उसने एक ही शादी में शायद उसकी बीवी बड़ी बीमार रहना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद ना वो, उस ज़माने में तो ऑप्रेस्ड बड़ी होती थी औरत, तो इसलिए बड़ा आसान था ये कहना कि बड़ा इजी होता था किसी मर्द के लिए ये कहना कि मेरी बीवी जो है ना वो बड़ी वो मकबूतुल हवास है, वो बड़ा तंग करती है, वो थोड़ी जहनी तौर पे ठीक नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो जब तंग पड़ जाते थे तो शायरों अदीबों को जैसे कहते हैं ना कि उनको उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो उस तरह नॉर्मल नहीं होती जैसे कि एक रवायती होनी चाहिए, वो ऐसी कम होती है। बड़े बहुत रेयर होते हैं जिनकी बड़ी सक्सेसफुल लाइफ ऐसे गुजरती है। लेकिन अदब जो है वो चूँकि वजूद को एड्रेस करता है, इंसानी वजूद को, तो ताल्लुक़ तो आप आता ही आता है ना, जो रिलेशनशिप है, जो कांटेक्ट है इंसान का इंसान के साथ, और उसमें फिर सबसे एस्थेटिक्स ऑफ सेक्स जो है वो, ये एस्थेटिक्स ऑफ सेक्सुअलिटी कह लें, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो जितना भी जमालियात के साथ इसका ताल्लुक़ है, और सबसे पहले आप वो शक्ल ही देखते हैं। शक्ल से मेरा मतलब ये है कि आप जो ज़ाहिरी अपीयरेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा पहले आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपकी तवज्जो खींचती है किसी भी चीज़ में। तो इंसान खाने की कोई चीज़ होती है, वो टेम्प्ट आपको तब करती है जब वो देखने में भी तो अच्छी लगे ना। वो और बात है कि वो उलट भी हो जाता है। हाँ। तो एक हमारी, मुझे इससे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ गया कि हमारी एक राइटर दोस्ती हैं, तो उन्होंने वो एक दिन बना के लाई बिरयानी के पता नहीं चने वाले कुछ चावल, उन्होंने बड़ी दिनों से कहा हुआ था मैं बना के लाऊंगी। तो वो जब बना के लाई तो जब वो देगचा खोला ना, उन्होंने कहा कि जी इसको ऐसे ही रहने दें, बट अगर आप इसको उतारा या परोसा उसमें डिश में तो इसका ख़राब हो जाएगा। तो जब वो देगचा उठाया ना तो वो बड़ी मायूसी सी हुई लोगों को ना, कुछ नहीं। तो कहती हैं, अच्छा वो काफ़ी सीनियर हैं, रिटायर्ड होगी, ख़ुद भी, उनके मियाँ भी वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा मियाँ, सॉरी मैं मतलब जजमेंटल नहीं हो रहा, मियाँ थोड़े से देखने में बहुत बेहतर थे उनके मुकाबले में। तो वो कहती हैं कि शक्ल ते ना जाओ, स्वाद बड़ा अच्छा। मैं कि एक गल तुसी अपने खामद नूं ते पिछले 30 साल तो समझान दे रहे हो, असी तो जावांगे शक्ल ते, हम क्यों ना शक्ल पे जाएं, हम तो शक्ल वाले हैं, शक्ल पे जाएंगे। खैर ये तो मजाक की बात है। कहने की बात है कि सबसे पहले आपको वो चीज़ टेम्प्ट करती है, फिर उसके बाद वो कुर्बत होती है। और अब तो खैर आगे चल के बात निकलेगी, अब तो जेन जी के तो और ही सिचुएशनशिप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हुई हैं। तो जैसे ये है कि अब तो रिलेशनशिप पहले होता है और मोहब्बत बाद में होती है। ये भी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस दौर में रह रहे हैं, यानी कि हमसे कोई 10-15 साल बाद जब हम नौजवान थे, तब तो ये मबाहिस इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़म की सूरत हाल की वजह से कुछ जो मबाहिस हैं वो आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अब LGBTQ की जो है मबाहिस हैं, वो हम रोज़ाना उसका कोई ना कोई नया पहलू जो है वो दरियाफ़्त कर रहे होते हैं। अच्छा, इन मबाहिस में एक जो चीज़ है जो कि बहुत दफ़ा क्लैरिफाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जानते बूझते इसको समझना नहीं चाहते, ये क्या है? वो ये है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है और आपकी जो सेक्सुअल जो आपका रुझान है, ओरिएंटेशन है, वो क्या है। अच्छा, अमूमन जब इस तरह की बातें LGBTQ के हवाले से या ट्रांसजेंडर के हवाले से होती हैं तो इस बात को कबूल ही नहीं किया जाता या इसको कोई बीमारी समझा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप इन दोनों के माबैन फ़र्क को एक दफ़ा फिर वाज़े कर दें। अच्छा, उससे पहले मैं ना ज़रा सेक्स और सेक्सुअलिटी का भी फ़र्क वाज़े कर दूं कि जो सेक्स का लफ्ज़ है ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि जेंडर के इक्विवेलेंट के, जी आपका क्रोमोसोमल क्या है नेटवर्क और आप उसके XY हैं या XX हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है जिसको हम इंटरकोर्स कहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कहते हैं। ये तो सेक्स हो गया। सेक्सुअलिटी क्या है कि सेक्सुअलिटी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ओवरऑल आपका माइंड, आपकी पर्सनैलिटी,
आपका इमोशंस, आपका उठना बैठना, मिलना जुलना, ये किस तरह से इंक्लाइंड है इन टर्म्स ऑफ आप लव कह लें, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें. सो पहले तो ये समझ लें. फिर हम आते हैं जेंडर डिस्फोरिया पे, जो आपने बात की ना कि जेंडर डिस्फोरिया क्या है. मैन ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी. ये प्योर जो है साइकोलॉजिकल है, ये फिजिकल नहीं है, ये डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसजेंडर है. इसमें जिस्म में कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल वो बायोलॉजिकली मेल होता है अगर मेल है, और साइकोलॉजिकली फीमेल है. सो वो हमारी किताब में यही लिखा हुआ है, अ मैन ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी. सो उसमें गोरों के यहाँ तो ये होता है कि वो पहले उसकी एवेल्युएशन होती है, फिर 2 साल तक उसको दूसरे जेंडर में रख के देखा जाता है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर जेंडर रीअसॉर्टमेंट सर्जरीज होती हैं. ठीक है, तो ये एक है. ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर इज़ वेरी बायोलॉजिकल, कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो बायोलॉजिकल, जो उर्फ़ आम में हमारे ख्वाजा सरा जो रियल होते हैं, वो ट्रांसजेंडर है. अब जो LG वाला मामला है ना, लेस्बियन और गे, उसका ताल्लुक जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन से है. कि आपका, फिर मैं यहाँ एरिक्सन, बहुत से लोगों को पता होगा जो एरिक्सन की आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज है ना, कि आपका सारा का सारा, मैं अब यहाँ पे सेक्सुअलिटी की डेफिनेशन आएगी, कि आपका सारा का सारा रोमांस, आपका सारा का सारा सेक्सुअल एक्ट, हर चीज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स सेम जेंडर है. तो अगर खातून है तो वो लेस्बियन है, मर्द है तो वो गे है. उसमें कोई बायोलॉजिकल मसला नहीं है, कोई जेंडर डिस्फोरिया रिलेटेड साइकोलॉजिकल मसला नहीं है, वो अपने ही जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं. सो अब जो किताब कहती है वो ऐसे ही है कि मैं और आप रोटी खाते हैं, कश्मीर वाले लोग चावल ज़्यादा खाते हैं. तो ऐसे ही है कि उनको सेम जेंडर पसंद है. और सिर्फ हम अगेन यहाँ जो प्रॉब्लम करते हैं ना, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स के लिए नहीं, वो फूल भी उसको ही देंगे, वो रोमांस भी उसके साथ करेंगे. पूरा का पूरा एक जो लाइफ का साइकिल है, सर्कल है, वो सेम जेंडर के साथ होगा, अपने जेंडर में मुतमईन रहते हुए, अपने जेंडर को लेके चलते हुए. अब जो यहाँ हालात हैं, मैं एक वाकया सुना दूँ लोगों के इंटरेस्ट के लिए. जब मैं यहाँ पिम्स में था तो एक खातून मेरे पास आई, 18 साल की बच्ची थी, जो गायनी से रेफ़र हुई कि वो अपने ग्रॉइन में ठंडे पानी की बोतलें और बर्फ़ रखती थी, और उसके ग्रॉइन्स छिले हुए थे, इन्फेक्शन थी, गायनी वालों ने किया. हम समझे कि कोई साइकोसिस है, ये ऑड बिहेवियर है. जब हमने दाखिल किया तो वो साइकोसिस नहीं था, वो कन्वर्जन डिसऑर्डर था. हमें 4-6 दिन के बाद पता लगा कि शी इज़ अ लेस्बियन. उसके ताया के बेटे से शादी की बात चलती है. जब शादी की बात चलती है तो ये बिहेवियर बढ़ जाता है. जब बिहेवियर बढ़ता है तो माँ उसकी दोस्त को, सहेली को बुलवाती है जो कि लेस्बियन है और उसकी पार्टनर भी है. मामला ठीक हो जाते हैं, 2 महीने अच्छे गुजरते हैं. फिर अब मैं उस केस को एवेल्युएट करा था एज अ ट्रेनी, मेरी बड़ी वाह वाह हो गई जी, डॉक्टर उसामा ने तो केस डायग्नोज. द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि एक लोअर मिडिल क्लास माँ को ये न्यूज़ कैसे ब्रेक की जाए. फिर एक और प्रॉब्लम जो हमारे लिए अब गोरों ने कर दी है कि इसको बीमारी के तौर पे किताब से निकाल दिया. अब मैं तो एक डॉक्टर हूँ, अगर एक मरीज बीमार है तो मैं न्यूज़ ब्रेक करूँगा. उसको रोटी नहीं पसंद, चावल पसंद है, तो ये तो कोई न्यूज़ नहीं है जो मैं ब्रेक करूँ. और अगर मैं किसी कंजर्वेटिव फैमिली में ये ब्रेक करके कोशिश करूँगा तो वो तो या मुझे मार देंगे या उसको मार देंगे. तो फिर इन मसाइल के साथ हमने कैसे चलना है. सो आई होप LGBTQI मैंने आपको क्लियर कर दिया. मेरा इस आपकी इसी गुफ्तगू में ना, मेरा आपसे एक सवाल है टेक्निकली, कि जो जेंडर डायस्पोरा है, ये क्या वो जैसे आप बाकी बहुत सी चीज़ों को तो खुद इवेलुएट करते हैं या डायग्नोस करते हैं कोई साइको डिसऑर्डर देख के, तो ये तो पेशेंट का अपना खुद, पेशेंट अगर हम कहें तो वो उसका पेशेंट ही है ना, ठीक है, तो वो तो फिर क्लेम खुद ही कर रहा है ना, या कर रही है. तो मतलब इसकी अदरवाइज कुछ सिम्टम्स हैं जिसको देख के आपने ये सोचा? देखिए, ये हमने क्यों साइकोसेक्सुअल कहा है. हमारी साइकाइट्री की कोई बीमारी टेस्टों पे नहीं आती. डिप्रेशन भी नहीं आता, एंजाइटी भी नहीं आती, स्किज़ोफ्रेनिया भी नहीं आता. सो हम बातचीत करके, सो वो जो प्रेजेंटेशन है कि एक बंदा है, मैं और आप कह के दिखाएं कि यार हम फीमेल ट्रैप्ड इन अ मैन बॉडी है, ऐसे नहीं हो सकता. सो एक बंदा कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है, वो वाकई अनकंफर्टेबल है अपने उस जेंडर रोल के साथ. तो इसलिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी उसको कंफर्टेबल करने के लिए. जो इसका काउंटर स्कूल है वो कहता है कि जी पहले जेंडर डिस्फोरिया आया, साइकाइट्रिस्ट ने अम्ब्रेला दे दी, फिर स्पीशी डिस्फोरिया आया, लोगों ने अपने चेहरे चेंज कराने शुरू कर दिए कि हमने डॉग और कैट की जैसा बनना है. उसको भी कुछ अमेरिका के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अम्ब्रेला दे दी. अब मेरे पास बच्चे आते हैं लाइफ डिस्फोरिया के साथ कि जब हम जेंडर बदल सकते हैं, स्पीशी बदल सकते हैं, हम खुदकुशी भी करेंगे. सो फिर ये एक मुहिम है जो चल रही है.
सो ये जब से इंसानियत है, इसका ना सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा आगे चल के जब हम बात करें, एक इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो देवमालाई किस्सों से लेकर फिर जितनी आसमानी किताबें हैं, अगर वो आसमान से आई हैं तो ज़ाहिर है उनमें ये बात है, तो फिर तो ये मामला तो ऐसे चल रहे हैं ना, तो इसका वो भी पर्सपेक्टिव ज़रूरी है। सही। अच्छा इरफान साहब, हमारे आर्ट में इसका इजहार जो है वो भी जगह जगह नज़र आता है, क्योंकि आर्ट जो है वो ज़ाहिर है कि अलामतों के ज़रिए से इसका इजहार करता है। आर्ट होता ही वही है जो आपको अलामत के ज़रिए से जो मसले की तरफ जो है उसका रुझान करता है। हम सब सादत हसन मंटो को ज़ाहिर है जानते हैं, तो मंटो ने मीरा जी पर एक खाका लिखा था 3 गोले। तो उसमें उन्होंने बताया कि मीरा जी को एक ख़ातून से मोहब्बत हो गई और वो खातून उन्हें किसी वजूहात की बिना पर नहीं मिल सकी, तो उनके अंदर क्या आदत डेवलप होगी कि वो अपने हाथ में 3 गोले रखते थे और वो हर वक्त उन गोलों को मसलते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि एक गोला जो है वो उनसे मिस हो गया, कहीं गुम हो गया, तो वो इंतहाई बेचैन थे और परेशान थे। तो दरअसल उन्होंने उसकी सेक्सुअल जो उनका रुझान है या उनकी जो कमी है जो भी है, वो उन 3 गोलों के ज़रिए से मंटो ने उसका इजहार किया। तो हमें जो LGBTQ के जो रुझानात हैं उर्दू लिटरेचर में तो हमें कम नज़र आते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो अलामत है इस सारे इजहार की वो जगह जगह नज़र आती है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उससे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि एक्चुअली जो हमारे क्लासिक की अदब, भले वो आलमी अदब हो या वो हमारे यहाँ का सूफ़ी शायरी का अदब है, उसमें ये बड़ा सटल वे में इसकी बात हुई। शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद, बुल्ले शाह, इन सब ने, और इवन यूनान में भी और ग्रीक और रोमन लिटरेचर में भी निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में भी कहा हाँ, जाता है कि और वो ना वो बड़ा उसको इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के मामले में मानों में और संस्कृत में और रोमन लिटरेचर में तो इसको ना वो देवतों और देवताओं के साथ, अच्छा चूँकि ये भी एक कॉन्सेप्ट रहा है शुरू में कि इंसानी जिस्म से मोहब्बत के थ्रू आप खुदा को पाते हैं, तो वो एक तरह से, पता नहीं, मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो एक अपोलोजेटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। बेसिकली तो वो रियलिस्टिकली तो हम तो बड़े ज़मीनी लोग हैं और फिज़िकल भी हैं, तो सीधी सी बात है कि वो एक जिस्मानी अट्रैक्शन है, जिस्मानी कुर्बत है। शम्स तब्रेज़ और रूमी का भी जो था, जो मोहब्बत थी, तो लेकिन उसका कतन ये मैं मतलब ये कोई मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मगर उसका कतन ये मतलब नहीं हम फिल्थ की तरफ चीज़ों को ले जाते हैं या हम बहुत ही ज़्यादा उसको, जैसे इन्होंने इंटरकोर्स का लफ्ज़ यूज़ किया, हमें बड़ी खुल के बात करनी चाहिए, वो वहाँ तक नहीं, एक एस्थेटिक्स है, एक प्लेटोनिक लव जिसे कहते हैं, और अब तो वो सेक्चुअल ग्रूमिंग भी अब एक क्राइम के तौर पे आ गया हुआ है सामने, और ये उस्ताद शागिर्द, गुरु चेला और पीर मुर्शद, जितने भी ये वो मामलात हैं, तो बेसिकली ये इंसान की नेचर में है, और बल्कि वाइल्ड लाइफ में बहुत ऑब्वियस हैं ये चीज़ें और बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है, तो दैट मीन्स कि इसको फिर नेचर के साथ रिलेट किया जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 19वीं 18वीं सदी में तो ये सारी बातें बड़ी सटल थीं और देवताओं से रिलेट करके बात की जाती थी, बल्कि वो जो 500 BC, मतलब 500-600 साल पहले, क्राइस्ट से भी पहले, लेस्बो एक जगह, आइलैंड था, जहाँ पे ये एक खातून थी जो टीचर भी थी और पोइट थी, तो वो ओडे जो होता था ना ये ग्रीक लिटरेचर में, तो उन्होंने वो लिखा, और वो देवती के इश्क में उन्होंने सारी बात की, तो वो देवी जो है वो एक्चुअली वो उनकी मोहब्बत होगी जो भी है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बेबाकी जो है ना वो आई कहीं जाके 19वीं 20वीं सदी में, तो ठीक ठाक बेबाकी आई है, और 19वीं सदी में भी। और हमारे यहाँ ये शायरी में और अफसाने में, फिक्शन में तो जैसे आप देख लें, वो इस्मत चुगताई का लिहाफ एक उसने बड़ा वो किया। अच्छा, ख़वातीन की तरफ से कुरतुल हैदर के तो खैर करेक्टर्स आप तो कहते हैं कि वो एसेक्सुअल हैं अच्छा, शायद वो उनकी एज ऐसी थी जिसमें उन्होंने वो लिखा, आग का दरिया में भी, और वो थोड़ा सा उनकी प्रेफरेंस नहीं है, जेंडर उनकी प्रेफरेंस नहीं है। हाँ शायद हो सकता, हाँ उनकी वो नहीं है, तो ज़रूरी भी नहीं होता कि वो ज़िंदगी का अहाता इस एक चीज़ के बगैर, वी कैन डिफर ऑन दिस।
बेहन मैंने बहुत से लोगों को इसलिए माफ़ कर दिया कि वो सिर्फ जिन्स पे लिखते हैं ना, तो हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो कुरत लाइन को भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो देखिए अभी सर जो सही है। आप भी बात कर रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी जिस तरह जिन्होंने इंट्रो भी कराया उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ समझा जाता है। ज़रा 20वीं सदी कुछ साल पहले ही गुजरी है। 20वीं सदी में ईयर वाइज देख लें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें होमोसेक्सुअलिटी कौन कौन से साल तक क्राइम थी। हाँ, तो Exactly. ठीक है, 60s गोरों तक के रही। मुल्कों में पहले क्राइम थी, हाँ, फिर जो ये काम करते हैं फिर उन्होंने बीमारी बना दी, हमारे ऊपर एक बोझ लाद दिया, फिर उन्होंने उसको, तो इसका क्रोमोसोम 8 है जो इसके साथ लिंक्ड है। फिर जो हमारी साइकोलॉजी की किताब है ना, वो इसको कहती है कि सेक्सुअलिटी फ्लूइड होती है। एक आदमी आज होमोसेक्सुअल है, बीच में वो हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकता है, बायसेक्सुअल भी हो सकता है। ये जो अट्रैक्शन है ये किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। सो किसी पे पक्का लेबल लगा देना ये कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हमें डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश ने कहा था कि सिर्फ LGBT पे बात नहीं करनी। नहीं, लेकिन अब अगला तो- एक सवाल उसी पे है, इसके बाद फिर हम नहीं, कहीं अब कुछ तो और वो कर अब तो लेंगे। वो पैन सेक्सुअलिटी भी वो यही है ना कि आप लेकिन whatever- एसेक्सुअलिटी भी अब आ रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पोस्ट मॉडर्न एरा में एसेक्सुअल, एपॉलिटिकल और एरिलीजियस हम्म। तरफ भी हम सही- जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक सवाल जो मेरा आप दोनों से है वो ये कि फ्राइड ने कहा था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। एक उज़वियाती जो आपकी ऑर्गन का मसला हो सकता है, नफसियाती मसला हो सकता है, और समाजी मसला हो सकता है। आपको पता है हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर जो इस रुझान का बड़ा एक मसला है वो समाजी है। हम मदरसों से ख़बरें सुनते हैं, छोटे बच्चों के साथ जो कुछ भी होता है हम वो सुनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको, फ्राइड ने तो एक ये भी कहा है कि ये नार्सिज्म का भी एक एक्सप्रेशन है कि आपको अपना आप इतना पसंद है कि आप अपने जैसे के ही साथ इन्वॉल्व। फ्राइड ने ये बात भी की है। मदरसों वाली आपने बात की ना, मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं चूँकि इसको एक्सप्लोर करता हूँ ना, मेरे पास जब पेशेंट आता है, अब मैं उसको ये कह के वापस नहीं भेज सकता कि आप होमोसेक्सुअल हैं, आप पेशेंट नहीं हैं, तो किताब में ये बीमारी नहीं लिखी हुई, आप चले जाएं। उसके साथ और इतने मसले चल रहे होते हैं कि मुझे उसको लेके चलना पड़ता है। सो मैं अक्सर बायसेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करता हूँ कि एक मोर सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म है, अगर वो हो सकती है तो हम उसकी तरफ आएँ। और तो जो फ्रॉइड वाला मामला ना, पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, जो बहुत से लोग आते हैं, कंडीशनिंग एक रिस्पॉन्स है। मैडम बच्चों के साथ काम करती हैं, मैडम को कंडीशनिंग बड़ा पावरफुल इफेक्ट है कि आपका पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस अगर वो मदरसे में सेक्सुअल अब्यूज़ का था, आप कंसेंट नहीं भी दिया बट यू एंजॉय दैट समहाउ, तो आपके दिमाग ने उससे प्लेयर लिंक कर लिया। ठीक है, तो ये एक, फिर मेरे पास एक यूके से पेशेंट आए हुए थे जो आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अब एक तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी है, मेरे पास आजकल हर दूसरे दिन एक साहब आते हैं जिनको अपनी बीवी के अलावा सारों के साथ सेक्सुअल मामला ठीक होते हैं, बीवी के साथ ठीक नहीं होते। सो वो आउट ऑफ द क्यूरोसिटी के एक बोरियत है या और मामला हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक लोग मेरे एक स्टेप आगे भी जाते हैं, वो कहते हैं कि यार यहाँ से दिल भर गया है, तो अब हम अपना वो पोटेंशियल एक्सप्लोर करते हैं। सो इसलिए इसको ये कहना कि जो स्ट्रिक्टली होमोसेक्सुअल है वो आज भी और कल भी एक ठप्पा लगा दें, ऐसा नहीं है। सेक्सुअलिटी को अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, करता है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लिटरेचर में भी ये होता रहा कि पहले इसको जो सेक्सुअलिटी है ना उसको ताकत के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, फिर उसके बाद इसको सिन और गिल्ट में भी हुआ। अच्छा, फिर ये ना फ्राइड के बाद एक्चुअली बहुत खुल गए सब, और बल्कि लेडी चैटले जो है वो भी फ्राइड के बाद की बात है। तो उसके बाद फिर अब 20वीं सदी में आके तो आइडेंटिटी का मसला बन गया। अच्छा, आइडेंटिटी जो है ना, जो आप ऑफ कोर्स आप जो बात कर रहे हैं कि वो लेबलाइज या सेगमेंटेशन करना या उसको कमोडिफाई करना चीज़ों को या इंसानी रवैये को, वो ठीक नहीं होता। लेकिन अब आइडेंटिटी जो है ना वो पॉलिटिकल इशू है ना, ये जो LGBTQ जो है ना, ये पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखने की चीज़ है। तो हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिकली जो है ना, नामियाती तौर पे और नेचुरली जो है ना, वो तो हमारे यहाँ फैशन रहा है, लखनऊ में, दिल्ली में, और मीर से आबरू, मीर, गालिब, इकबाल, किसने इस पे, मतलब एक वो ज़रूरी होता था
कि किसी गुलाम जो या कि अमर परस्ती जिसे कहते हैं, या किसी खूबसूरत लड़के पे शेर कहना ज़रूरी होता था गज़ल में, एक आध आ जाए तो थोड़ा सा लॉफ्टर भी आता था, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी होता था। ज़्यादातर मुझे लगता है कि लॉफ्टर आता होगा ना, तो वो हर बड़े शायर ने वो उसको ज़रूर, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे साकी और शराब पे सब लिखते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो शराब पीते हैं। और इसी तरह लड़कों पे अगर किसी ने कुछ लिखा है तो दैट डजंट मीन कि उसको प्रैक्टिकली भी वो उसमें इन्वॉल्व है। तो वो तो एक फैशन, लेकिन इतना एक्सेप्टेबल था। ये तो फिर जैसे आपने कहा कॉलोनाइज जब हुआ तो उन्होंने इसको क्रिमिनलाइज किया और ये चीज़ें निकली सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी का जो सबसे अहम पार्ट होता है वो उसकी बलूगत का दौर होता है, जब वो टीनेज में जाता है। और मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे अगर मुझसे पूछेगा तो वो मेरी लाइफ का वर्स्ट पार्ट था, क्योंकि उससे पहले तो आप जेंडरलेस होते हैं ना, आपको फिर कुछ नई चीज़ें आपसे रोशनास होते हैं और उसकी कुछ नई मुश्किलात होती हैं। हमारे यहाँ जो नौजवान बच्चियाँ हैं या औरतें हैं, उनकी जिनसी सेहत के हवाले से दीवारों पर और इश्तिहारों पर तो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन आपस में बात नहीं की जाती है, ठीक है, कि जो भी उनको जो मसाइल हैं, जो भी उनको डिस्चार्ज के मसाइल हैं, जिस तरह की भी इश्यूज़ हैं, वो उनकी वजूहात क्या हैं या किस तरह से हैं। इस तरह जो लड़कों के जो मसाइल हैं, और वो जब नौजवानी में कदम रख रहे हैं तो जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसको कैसे वो फेस करते हैं। तो मुझे इस बारे में बताइएगा कि इसको किस तरह से काउंटर करना चाहिए, कैसे इनको फेस करना चाहिए, और अगर कोई भी बच्चा या बच्ची ऐसी किसी मुश्किल में मुब्तला है तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने, ये तो पेरेंट्स की एजुकेशन के हवाले से भी सवाल है ना। हम यहाँ कहते हैं कि जी वो 10-12 साल की बच्ची से पॉलिटिशियन शादी करने को तैयार है, लेकिन सेक्स एजुकेशन देने को तैयार नहीं है। सो ये एक पूरी डिबेट है पूरी दुनिया में कि सेक्स, आपका सवाल इनडायरेक्टली सेक्स एजुकेशन के मुतालिक है ना, कि पीरियड्स हैंडल करने हैं, मेनार्की होनी है, लड़कों पे प्यूबर्टी आनी है, फिर अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। सो इसमें आप रिलीजन को भी इंक्लूड करें, सोशल नॉर्म्स को भी इंक्लूड करें, हमारी रिवायात को भी इंक्लूड करें, उसको करके एक सेक्स एजुकेशन का अप्रोप्रिएट प्लान बनाएं, स्कूलों में बनाएं, पेरेंट्स के साथ बनाएं। आप बायोलॉजी की किताब में अगर 6ठी 7वीं में ऐड करना चाहते हैं, अगर अप्रोप्रिएट है, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैं तो एक इनपुट दे रहा हूँ। सो अभी भी जब मेरे पास 14-15 साल की बच्ची आती है, और बहुत सी दफ़ा जो वो प्यूबर्टी में जो क्राइसिस होता है, वो कोई डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती, वो जो रोल हैंडल करना है कि एक दिन आप, अब एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें लड़कियां आवाज़ चेंज हो रही है, प्यूबिक हेयर आ गए हैं, ख़वातीन हैं, उनकी बॉडी में डेवलपमेंट, और फिर ये खाली सेक्सुअल नहीं होता ना, ये मेंटल भी होता है, ये फिज़िकल भी होता है। आपके वहाँ पे रोल चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है जी, अब आप मैट्रिक की तरफ जा रहे हैं, प्री 9th आ रही है, सो पूरा एक क्योस होता है। सो उसमें बच्चों से ज़्यादा देखें, जो एक माइनर है ना, ये बात बहुत से लोगों को समझनी पड़ेगी, माइनर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप माइनर की एज 16 कर दें तो चलो ठीक है, जो भी एज रखेंगे उससे नीचे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन और असातिज़ा पे आती। सो उन्होंने कैसे मैनेज करना है इस सारी कहानी को, उनकी क्या एजुकेशन होनी है, उन्होंने पहले कैसे एक्सेप्ट करना है कि हमारा बच्चा जवान भी होगा, लड़की है तो उसके पीरियड्स भी होंगे, लड़का है तो ये, जिस तरह वो एक इंडिया की फिल्म भी आई थी जो वॉशरूम में मैस्टरबेट करते हुए पकड़ा जाता है, OMG, ठीक है। सो कितना बड़ा ह्यूमन क्राई, आई थिंक उसी में वो अक्षय कुमार को भगवान बन के आना पड़ता है, जी जी, ठीक है। सो इंसान ये मसला, मतलब आप अंदाज़ा करें कि 1 अरब का मुल्क है जो ये एक बच्चे की प्यूबर्टी के मसले पे भगवान को आना पड़ा, ठीक है। सो इसलिए, और फिर मजहबी किताबों में भी तो सेक्सुअल जो सेक्स एजुकेशन है वो मजहबी किताबों में भी है सारे। आपके जो, अगर हम इस्लाम की बात करें, कौन से महरम रिश्ते हैं, कौन से ना महरम रिश्ते हैं, वो सारा का सारा बड़ा ओपनली सूरह निसा में बताया हुआ। सो फिर हम क्यों उस पर बात करने से, फिर बात नहीं करते तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, अब्यूज़ होते हैं। आपने मदरसों की बात की, मेरे पास वो बच्चे भी आते हैं जिनके अपने बाप और चचा का मदरसा है, अपना मदरसा है, वो वहाँ अब्यूज़ हो रहे हैं। सो ये सेक्स एजुकेशन इम्पार्ट करना और अप्रोप्रिएट लेवल पे चीज़ों को लेके चलना, आप नहीं करेंगे, सोशल मीडिया करेगा, फिर वो अपने तरीके से करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इन सारे जो हमने बात की है, इसमें एक गिल्ट का एहसास भी रहता है, जो बच्चा या बच्ची से गुजर रहे हैं उसको, उसके साथ जो हो रहा है वो उस पर शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि उसको यही बताया गया है कि ये गुनाह का काम है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में उस बच्चे को ये बताना कि ये नॉर्मल है, मैस्टरबेशन नॉर्मल है, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो नॉर्मल है, आप एज अ डॉक्टर उसको कैसे कन्वे करेंगे? देखिए, एक मेरे पास ना बहुत सारे 18-19 साल के एडल्ट बच्चे आते हैं जो एडल्ट हो गए होते हैं, आते ही कमरे में, अच्छा सलाम दुआ भी नहीं लेंगे, सर हमें पॉर्न एडिक्शन है। देखिए जी, पॉर्न मुझे समझ आता है एडिक्शन क्या होता है,
हम हफ्ते में एक दफ़ा पॉर्न देख के मैस्टरबेट करते हैं। तो मेरा उनसे अगला सवाल होता है, आपकी शादी हुई है? नहीं हुई। गर्लफ्रेंड है? नहीं है। तो फिर ये एक बेयर मिनिमम चीज़ है जो आपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए करनी ही करनी है। आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो उसको फिर ये तो अभी सर भी बता सकते हैं, ऑडियंस भी, जो इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। भाई अगर हमारे मज़हब में गुनाह होता तो कुरान में इन चीज़ों का जिक्र होता। सो गुनाह का लफ्ज़ तो मज़हब से ही डिराइव होता है, जो सोसाइटी से होता है वो जुर्म का होता है। सो ना प्यूबर्टी का आना पाकिस्तान के आइन में जुर्म है और ना कुरान में गुनाह है। सो फिर जो एक नई चीज़ आनी है उसके बारे में अगर आप बताएंगे, सो ये तो फिर हमें इंसानी एवोल्यूशन को देखना पड़ेगा कि कब कहाँ एवोल्यूशन में ये लिंक हो गया, एक फिल्थ लिंक हो गया, एक गिल्ट लिंक हो गया, एक नॉर्मल ह्यूमन। देखिए उसकी हर चीज़ का एक नॉर्मल वे है। आपने शादी करनी है, आपने शादी के बगैर साथ रहना जिन मुल्कों में अलाउ है, सो फिर उसके साथ गिल्ट लिंक करना, फिल्थ लिंक करना, उसको कंडीशन कर देना, सो ये कब हुआ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव? मज़हब में तो नहीं है, जो मेरा नाक़िस इल्म है, कानून में भी नहीं है। एवोल्यूशन में कब हुआ ये सर बताएंगे? जी सर बताएं। मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें जो है ना, पोजेशन से मलकियत के जो मामला जब शुरू हुए ना, एग्रेरियन हुई जब सोसाइटी, और ज़मीन और ज़र के जब मामलात हुए, फिर वो जन भी आ गई। तो और फिर इंडस्ट्रियल जब हुई तो थोड़ी सी ज़रा ओपननेस किसी हद तक हुई, चूँकि एम्पावरमेंट आई औरत पे भी। तो जैसे ये कुरान के साथ शादी कर दी जाती है, वो भी तो वो जो ये एक खौफ फैलाया जाता है और जो गिल्ट जो दिया जाता है वो ताकत लेने के लिए होता है ना। जैसे अब मैं एम्पावर करना चाहूँ, डोमिनेट करना चाहूँ एक सर्टन क्राउड पे या सर्टन चीज़ पे, तो मैं फिर वो डरा धमका के ही करूँगा ना, और वो गिल्टी फीलिंग दे के करूँगा। तो वो ये भी एक वजह, चूँकि जो खाना बदोश होते हैं, कुछ ऐसे कबीले हैं भी हैं जहाँ पे जो मोरालिटी है, इवन सेक्स से रिलेटेड जो है, वो बिल्कुल कुछ और है। तो बहुत से ऐसे इंडिया में भी ऐसे वो कल्ट्स नहीं, कल्ट्स कह लें या ट्राइब्स कह लें, जहाँ पे पोलीगैमी औरत भी कर सकती है, मतलब 4 भाइयों से 5 भाइयों से एक औरत की शादी हो जाती है। तो उसमें वो भाभी या देवर जेठ वाला रिश्ता नहीं होता, वो बड़ा वो नॉर्मलाइज है वहाँ पे। वो भी सारी पोजेशन की बात है, ज़मीन की या पैसे की या जो भी एम्पावरमेंट है। जैसे पोलिटिकली भी चीज़ें होती हैं, ज़बरदस्ती की शादियाँ हुई होती हैं। और इवन 1400 साल पहले हमारे इस्लाम जब ओरिजिनेट हुआ, तो वो भी जो शादी तो खैर जो है का जो बंधन है सोशली, वो बहुत ज़्यादा पोलिटिकल जो चीज़ों में भी होता था। हाँ, सोशल पोलिटिकल। और मज़े की बात यह है कि ये डार्विन ने चिंपैंजीज़ में भी ये रुझान देखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इवन ये इस वक्त भी वाइल्ड लाइफ में ऐसा है। और इवन वो सेम सेक्स का भी इस वजह से हो जाता है, मतलब जो सेक्स है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए या प्लेयर के लिए भी नहीं है, वो नेटवर्किंग के लिए भी और एम्पावरमेंट के लिए भी होता है। तो आप एम्पावर्ड भी फील करते हैं। और ये बड़ी दूसरी बात है कि इंसान, जो मैं समझता हूँ कि जो इंसान का वजूद है, ये ज़िंदगी जो है बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें, बहुत वो ये कोई इतनी आसानी सादी चीज़ नहीं है जिसको हम बड़ा सिंप्लिसिटी के साथ आप इसको ये करके ABC, मतलब ग्रे है, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो यही आर्ट का काम है। और आर्टिस्ट और यही कि साइंटिस्ट और आर्टिस्ट यही तो करते हैं कि वो सवाल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, औरतों की जिनसी ज़िंदगी के हवाले से एक बड़ी अहम किताब है दी सेकंड सेक्स, दी सिमोन दी बुआर की। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि वो औरतों की बाइबल है। तो अगर किसी ने समझना है उनकी जिनसी सेहत को, दिमागी को और समाजी हवाले से भी, तो वो किताब जो है वो बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें चुगताई के नावल हैं, टेढ़ी लकीर, उसमें हमें सुमन जो है वो पूरी एक औरत की जो जिनसी ज़िंदगी है उसका वो पोर्ट्रेट हमें नज़र आता है। अच्छा सर, हमारी जो अब एक नई जो नस्ल हमारे सामने आ रही है, इसको हम जेन ज़ी कहते हैं। अच्छा, वो हमसे तो हम मान चुके हैं कि हमसे मुनफरिद भी है, हमसे बेहतर भी है। बहुत सी बातें जो हमें उनकी उम्र में बिल्कुल हमें उसका शायबा भी नहीं था, वो उसको समझती है, जानती है, और बहुत सी जगहों पर उससे गुजर भी चुकी है। अच्छा, उसने कुछ नई टर्म्स भी
इजाद कर ली हैं, सिचुएशनशिप वाली, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, किससे दोस्ती है, किससे, यानी कि उनके पास चॉइसेस हैं, इसलिए पास उनके पास जो इस्तिलाहात हैं, जो टर्म्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी नस्ल को जो है उसको ये बताना कि इसका ताल्लुक भी सेहत से है या ये भी ज़रूरी है, या अगर वो ये जानना चाहें कि वो साइकोसेक्सुअली ठीक है या नॉर्मल हैं, तो वो आप कैसे बताएंगे? देखिए, एक तो नॉर्मल एब नॉर्मल की आपके पिछले सवाल में भी एक चीज़ मेरे से मिस हो गई थी। जब हम छोटे होते थे ना, ये संडे मैगजीन बड़ा आता था, उसमें जी लिकोरिया का इलाज, लिकोरिया कोई बीमारी नहीं है, लिकोरिया इज़ नॉट अ डिजीज़ एट ऑल। एक नॉर्मल चीज़ है कि आपकी वजाइना जो ख़वातीन है वो वेट होगी, तो वो कोई बीमारी नहीं है। सो फिर ये होता है कि हम इन मिथ्स में, हमारी नस्ल आ जाती थी, लोग हकीमों के पास, मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने एक हकीम को 18 लाख दिया। उस हकीम ने कहा मैं तुम्हें रासपुटीन बना दूंगा, तुम्हारी शादी, ठीक है। सो ऐसा भी लोग ब्लैकमेल होते हैं। सो अब जो नई नस्ल है ना, ये इस मामले में बड़ी तेज़ है। अगर आप ये कहें कि इनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं, मेरे पास 18-19 साल के बच्चे बच्चियाँ अब आ रहे हैं जो बहुत यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो मैं सॉरी नाम देने लगा था इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। सो वो अब आप अगर उनको अच्छे बुरे का फ़र्क बताना चाहते हैं, रिलीजन से उनकी तरबियत करना चाहते हैं, सोशल नॉर्म से करना चाहते हैं, ज़ाहिर है इंसान भेड़ बकरी तो की तरह सेक्सुअल अमल नहीं कर सकता, ठीक है। सो वो आपको फिर बहुत शुरू से आपने अगर सेक्स एजुकेशन दी हुई है, फिर गाड़ी आगे चलेगी। दूसरा, मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है ना, मैं उससे पूछता हूँ कि यार अच्छा, मैं जब नया नया पाकिस्तान आया ना, तो मैं पूछता था आप शादीशुदा है? मेरा ख्याल था कि ये एक इस्लामी मुल्क है सो कॉल्ड, सो यहाँ पे जो उसकी शादी नहीं हुई हुई वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है, ठीक है। 2 महीने बाद फिर मैंने पूछना शुरू कर दिया गर्लफ्रेंड है, तीसरे महीने दोनों नहीं होती थी, फिर भी मैंने पूछना शुरू कर दिया। सो मेरा अगला सवाल फिर ये होता है कि आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कुड लीड टू नंबर ऑफ इलनेसेस। सो जब हम इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट, अब मेरे पास बहुत सारा जो एक लॉट आती है, उनके पेरेंट्स को भी शादी के बगैर सेक्सुअल एक्टिविटी से एतराज़ नहीं है, ठीक है, कोई उनको एतराज़ नहीं, वो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा, वो जो एक मिडिल क्लास के नॉर्म्स होते हैं उस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं बताई जाएगी तो फिर सारे HIV और हेपेटाइटिस लेके बैठे होंगे। सो ये जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी है, उसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। तो फिर जेन जी कुछ रिलीजन भी बाय करेगी, कुछ रिवायात भी बाय करेगी, कुछ उसके अंदर ना जेन जी में एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा है। जो आपने पहले शायरों अदीबों की बात की थी ना, वो इनमें भी बहुत होता है। तो वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, एडवेंचरस है ना, क्यूरियस है, तो वो फिर उसकी तरफ जाएंगे। सो अगर उस पे एक ओपन डिबेट हो सकती है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोशल मीडिया का एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ हो सकता है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके प्रोसेस किया जा सकता है, तो गाड़ी आगे चलेगी। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे कि जी हमने तो इनको कुरान पढ़ा दिया, सारा कुछ घर में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो ज़रूर इनका किसी से कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सर आप हाँ, इस पे कुछ कहना? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक फ़र्द के लिए उसका सेहतमंद, उसकी वेलनेस जो है वो हम जैसे हमने जैसे पहले बात हुई कि वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, उसकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस है। इसी तरह माशरे की सेहत के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इन सब मामलात को एड्रेस किया जाए। आप इसे ओवरलुक मत करें और डिनाइल पे ना रहें, ये भी एक बड़ी खौफनाक बात है। वो हमारे यहाँ एक तो डिनाइल भी बहुत ज़्यादा होता है ना, कि सीधी सी बात है कि वो हमारा बच्चा ऐसा नहीं, उसकी कंपनी बुरी है। ठीक है ना। अब जैसे ड्रग आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं बच्चों में, और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो, अच्छा, कम्युनिकेशन भी नहीं है पेरेंट्स और उसके, लेकिन अब जेन जी नहीं आपको माफ़ करेगी ना, अब तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनके साथ ना, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसने डिजिटल जो लाइफ अब आ गई हुई है, जो स्क्रीन की ज़िंदगी, उसमें तो हम कंज्यूमर नहीं, हम प्रोडक्ट्स बन चुके हुए हैं सब के सब। और पता नहीं अब ये AI के जो मामलात आने वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उसे डराया जा रहा है चीज़ों को, क्योंकि वो तो अनऑर्गेनिक है और हम ऑर्गेनिक हैं, तो वो हम पे हावी हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं, हो रहे हैं और हमें शायद पता भी नहीं चल रहा। तो इसलिए ये इन चीज़ों पे बड़ी खुल के बात करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत डायरेक्ट होना पड़ेगा।
और लिटरेचर में भी ज़रूरी, आर्ट में भी ज़रूरी है कि बहुत सिंबलिज्म से हट के अब हमें पोस्ट मॉडर्न में आके। अच्छा, हमारी क्लासिकल शायरी में तो बहुत खुल के है। हाँ, बहुत चाहे हमारी ख़वातीन शायरात हैं, उन्होंने सही। मर्द के हुस्न को बयान किया है, जो इंटीमेसी है उसको बयान किया है। हाँ, हमारे क्लासिकल शायरों ने बयान किया बहुत है, आपने बहुत कुछ अशार भी हाँ, निकाले हैं। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन तो मैं सोच रहा था कि इसके लिए हमें कोई नेक्स्ट एक सेशन रखना अच्छा, चाहिए जो ठीक ना है। बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग है, जो शायरी हुई है, और मीर से सौदा और वो सब जो है ना, गालिब और इवन मुस्तफ़ा ज़ैदी ने, अख्तर शिरानी ने बड़ी डायरेक्ट बातें की हैं और बड़ी खूबसूरत। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपने खुद भी बहुत अच्छी नज़में कही। हम चाहेंगे कि इनसे कोई नज़म सुने वो भी इसी अगले किसी टॉपिक सेशन में। पे। और अफसाने सरोवर ने हाँ। एक औरत के हाँ। अंदर की बात जो है उसको बहुत बेबाकी से और बहुत बोल्डनेस से इन्होंने लिखा है। उस बड़ी जुर्रत का काम है बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं। देखिए, तो अगर आप लोग ना ओपनली बात नहीं करेंगे और आपको लगता है आप सोसाइटी में हर चीज़ में जो है ना, अभी मैं मोरक्को गया हुआ था तो मैंने एक फूड टूर किया, तो उसने मुझे स्नेल्स पेश किए। मैंने कहा जी मैं नहीं खाता, दिस इज़ वेरी एफ्रोडेजिक। आगे गए ऑलिव्स, मैंने एक खा लिया, उसने कहा ज़्यादा खाए, मैंने कहा कुछ वेरी एफ्रोडेजिक। हर वक्त लोगों के दिमागों में चल यही रहा है। सो बेहतर है कि इस पे साइंटिफिक बात कर ली जाए ताकि लोग स्नेल खा खा के चले ना होते रहें। सही। ठीक है, हम सवालात ले लें, हाँ, है सही। ना? हमारे क्योंकि सेशन सवालात का भी है, तो जो भी आप सवाल करना चाहें हमारे पैनलिस्ट से। जी, मेरा नाम वकास है एंड थैंक यू सो मच फॉर वेरी इनलाइटनिंग डिस्कशन। मेरे बिल्कुल मुख्तसर 3 सवाल तीनों मेंबर्स के साथ। पहला सवाल मैडम आपके साथ है कि हमारे यहाँ मैंने अमूमी तौर पर देखा है कि जो लोग भी नफ्सियात, साइकी, सेक्स, सेक्सुअलिटी पे बात करते हैं तो एक क्लीचे है कि वो वर्ड शुरू करेंगे हमारा मुआशरा, कोट एंड कोट। तो ये एक सेल्फ लूथिंग मुझे थोड़ा सा लगता है। उसकी वजह ये है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा मुआशरे का, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में हमें कामा सूत्रा जैसा क्लासिकल जो डॉक्यूमेंट है जब वो मिलता है तो वो उसको हम एक साइंस की तरह, एक पूरी फिलॉसफी ऑफ फुलफिल्ड लाइफ के तौर पर देखते हैं, वो गायब होता है। तो अगर हम उसको हटा के बात करेंगे और हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो उस नॉलेज से होगा जो 17वीं 18वीं 19वीं सदी में यूरोप की साइकोलॉजी में डेवलप हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे मुआशरे से मुराद हमारे जहन में 300 साल का मुआशरा है। पहला सवाल ये कि ऐसा क्यों है। दूसरा सवाल सर आपसे है कि लिबिडो और मोर्टिडो, मैं इनको कहता हूँ कि ये नज़र ना आने वाले वो तीर है जो हमारे पीछे पीछे हैं और लोगों को पता नहीं है। शायद मुझे पता होगा, आपको पता होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे के लिए आप इसको इतना सादा बताएं कि लोगों को ये ना नज़र आने वाले अपने दोस्त या दुश्मन भी इनको कह सकते हैं, ये इनके ऊपर कमांड आ जाए ताकि वो अनगाइडेड मिसाइल बनने की बजाय उसको कोई चैनलाइज कर ले। तीसरा सवाल सर आपके लिए है कि आजकल एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है कि जी हमारे मुआशरे में हर चीज़ को ना फैशन है, ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअल्स में, कि वो उसको डालते हैं कि जिनसी फ्रस्ट्रेशन है, और उसके हमें बहुत सारे वाकई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनकी बड़ी सीधी सी बात होती है कि वो जिनसी तस्कीन ना होने से है। लेकिन मेरा ताल्लुक़ जो है वो सेंट्रल पंजाब से है और मेरी अभी कोई एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने ख़ुद अपने होश में हवाले में जब मोबाइल से पहले उसी गांव में जो आपके लिए अर्बन यानी कि हमारे लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट है कदामत परस्ती का, उसमें मैंने 2 बैरियर्स चीज़ें देखी जो क्रॉस हुई। पहला, घर से भागना। ये कोई आज मॉडर्न जो खातून है ना, जब वो ये कहती है ना कि मैंने अपनी पसंद की शादी की है, तो ये चीज़ आज से 70 साल 60 साल पहले गांव की वो औरत जिसको नहीं पता कुछ कि क्या है मेरे राइट्स क्या है, पर उसका ये जो जबिलत है वो उसको सारी मान मर्यादा फैलांग के हमने देखा कि ये होता है। दूसरी चीज़ जो हमने देखी, क्लास डिफरेंस। गांव में आप सर्वे कराइए, जो आज से 20 30 40 साल पहले जो भागने वाले लड़के या लड़कियों की होगा, हमेशा नहीं कहूँगा लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया, एक हमारे वर्ड ये होता है चौधरी और कमी, सॉरी टू मतलब यूज दिस वर्ड बट दिस इज हाउ द कल्चरल कॉनोटेशन इज। हमेशा ये क्यों है कि जो चौधरी साहब की बेटी है या बेगम है, वो काम करने वाला जो मज़ारा है जिसकी और उसकी क्लास में उनकी तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो उसको भी क्रॉस करके तो वो उसके साथ
जिसको आप फरार होना कहेंगे, वो है। तो आज का जो दौर है इसमें फिर आप कामा सूत्रा को भी देखिए कि वो भी हमारे पास है, और साथ इस तरह के भी वाकयात हो रहे हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं माशरे में। तो मॉडर्न नस्ल जो है, जिनको मैं हूँ, हम सब लोग जो नए दौर के लोग हैं, तो क्या आप मशवरा देंगे कि हम इस सारे मसले से कैसे निकल सकते हैं? सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने जो सवाल मुझसे किया ना, क्योंकि मैंने उसमें समाज का ज़िक्र किया, उसमें ये है कि कामा सूत्रा जो है, इस हॉल में या जितने भी देखने वाले हैं, उनमें से कितने फ़ीसद लोगों को कामा सूत्रा का पता होगा? अगर उनको पता चल भी जाए तो उनमें से बेशतर लोग ये कहेंगे कि ये हिंदुओं की किताब है और ये दौरे जाहिलियत की किताब है। वो उसको, हाँ, वो उसे कबूल ही नहीं करेंगे। उसकी एस्थेटिक वैल्यू, उसकी जो रवायत के साथ जुड़ा है, उसको कबूल नहीं करेंगे। जब हमने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया, तो हमने शायद 1-2 मीटिंग इस पे ज़रूर की है कि हमने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। कौन-सी बात से कौन हर्ट हो सकता है, ठीक है? और यहाँ हम बैठे हुए भी हमें पता है हमने बहुत सी बातों को रोक रखा है, ठीक है? तो जब हम समाज की बात करते हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब मेरे हाथ में माइक है और सामने कैमरा है, तो मुझे कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है और कुछ चीज़ों में समाज को सामने लाकर अपनी बात करनी पड़ती है, या ये बात करनी पड़ती है कि कहाँ मुझे रुकना है और कहाँ इज़हार करना है। अगरचे हाँ, हाँ। हुँ। नहीं, इंटेलेक्चुअल्स की मेमोरी में से ये बिल्कुल नहीं निकले, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। ऐसा नहीं है मैं कि इसका हमारे थोड़ा सा मैडम के बिहाफ पे मैंने जिस तरह क्लियर किया, शायद आप थे नहीं, कि हमारे माशरे में नहीं, बाहर भी ये जुर्म के तौर पे था। बहुत सारी जो LGBT थी, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको आइडियलाइज करते हैं। जो सिर्फ मैडम का ये था कि अब आते आते क्लासिकी शोरा वो बात कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। वो क्या मीर का शेर है, टोपी कुर्ता खुरका जो बामस्ती में इनाम किया, आज तुसी करके बखाओ। मैं भी सेंट्रल पंजाब से हूँ, ठीक है। सो जो सवाल आपने मुझसे किया ना, जो लिबिडो और मोर्टिडो की बात की, तो टिपिकली सिगमंड फ्रॉइड है। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट नहीं मानते, मेरी साइकाइट्री तो फ्रॉइड के बगैर, एरिक्सन के बगैर, यूंग के बगैर नहीं चलती। सो लिबिडो बहुत पावरफुल एनर्जी है। फ्रॉइड ने तो यहाँ तक बात की थी, यूंग ने कहा था कि इसके और बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हमने बात भी की। सो मैं इसको ज़रा बायोलॉजिकली समझा दूँ, चूँकि एक डॉक्टर हूँ। एक सेक्स साइकिल के 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहले लिबिडो, एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। जिस तरह आपका खाना खाने को दिल करता है, इसी तरह आपका सेक्स करने को दिल करता है या नहीं करता। बहुत से लोगों को इसका मसला होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, जो नफ्सियाती बीमारियों में भी होता है, मेडिकल की शुगर में भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर में भी हो जाता है, आपको कोई परेशानी है तब भी हो जाएगा। दूसरा फेज़ है फिर जो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तीसरा फेज़ है ऑर्गेज़म, जो सारे पाकिस्तान के मर्दों को टाइमिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके बारे में हम अगली दफ़ा पूरा हमने आज सिर्फ एक सेंसिटाइज करने के लिए, अगर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी इतनी डोमेन्स हैं साइकोसेक्सुअल हेल्थ की, कि हम अगली दफ़ा। आखिरी फेज़ होता है ऑर्गेज़म या पोस्ट ऑर्गेज़म, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन शादी के बाद, हमारे पास कई ख़वातीन गायनेकोलॉजिस्ट भेजती हैं, जो 19, 20, 21, 22 साल की बच्चियाँ हैं, जो मैरिड कॉन्सूमेट नहीं कर पाती, जिनको पेन है, जिनको फियर है। सो ये 4 फेजेस होते हैं सेक्स साइकिल में। सो इसमें जब किसी को हम कहते हैं कि साइकोसेक्सुअल हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो बायोलॉजिकली बीइंग डॉक्टर मुझे इन चारों में से देखना होता है। जो मैंने आपको बताया ना कि आजकल मेरे पास हर दूसरे दिन एक लेट 30s अर्ली 40s में एक साहब आते हैं, जिनको अपनी सेक्रेटरी को देख के ज़बरदस्त किस्म की इरेक्शन होती है और वो उसे सेक्स करना चाहते हैं, बीवी के साथ नहीं होती, ठीक है। कई दफ़ा बीवी बहुत मोटी है, उन्होंने सोचा हुआ था कि ये, फिर सेक्स बटन ऑन ऑफ नहीं है कि सारा दिन आपने लड़ लड़ के एक दूसरे की तबाही मचाई हुई है और रात को आप कहेंगे सारा कुछ ठीक होगा। जो इसकी इमोशनल डायमेंशन, और जो आपने सर से भी सवाल किया, सर पार्शली जवाब मैं दे दूं, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ लव है ना, एक खातून है जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ज़बरदस्त है, वो सलमान खान से शादी नहीं करेगी, वो मेरे आपसे करेगी। क्यों? क्योंकि जो अगेन जो इन्होंने बात की एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, कि जो बच्चे पैदा करने वाला अमल है ना, लोग समझते हैं कि, और साइकोलॉजी की भी एक ब्रांच कहती है कि ये बच्चे पैदा करने की ही अल्टीमेट है। हम ये कहते हैं कि इसमें मेन प्रोडक्ट प्लेयर है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक दूसरे के जिस्म में आपके लिए वेल बीइंग रखी है। लेकिन अगर आप बच्चे पैदा करने वाली थ्योरी पे जाएं, तो एक खातून, मर्द का टाइम है 3 से 6 मिनट, जो इससे ज़्यादा कहता है वो झूठ बोलता है। खातून का टाइम है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो 9 महीने बच्चा पेट में, 2 साल दूध पिलाना है, 14-15 साल तक उसको लुक आफ्टर करना है, 3 मिनट और 15 साल। सो वो उसके साथ जाएगी जो 15 साल उसके साथ टिका रहेगा, वो चौधरी साहब नहीं टिकेंगे,
उनको तो और बड़ी अवेलेबल है, वो बेचारा कामा ज़रूर टिका रहेगा। सो ये एक थ्योरी ऑफ लव है जो साइकोलॉजी में। ये भी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि वाइट लाइफ में अगर देखा जाए तो मोर वहाँ पे जो फीमेल है, जो मादा होती है, बेसिकली वो एम्पावर्ड है, वो सेलेक्ट करती है नर को। मोर नाच के दिखाता है, और वो जो ये स्वयंवर का जो हार है वो मादा पहनाती है। अच्छा, अब वही नेचर मैं समझता हूँ, लेकिन औरत को इजाज़त ही नहीं है कि वो अपनी हम बच्चों की शादी जब तय कर रहे होते हैं तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि मेरा टाइप नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। देखिए वो सबसे ज़्यादा वो सेक्सुअली रिडन होते हैं आप उस एज में, वो जो टाइप होना, जो टर्न ऑन होना होता है, और वो और तो और मैच्योर औरतें शादी और बच्चे पैदा करने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और जो सेक्स की सेक्सुअल एक्ट की जो पीक है वो मर्द के ऑर्गेज़म को ही समझा जाता है। जो औरत इस बात ख्वाहिश का इजहार करे या इस पे कोई बात करे, उसको फ़ौरन उसको हम जज करते हैं कि ये तो करैक्टर की ठीक नहीं है, ये तो 2 नंबर खुदा ना खास्ता औरत है, ऐसी बात क्यों कर रही है। अच्छा, इसी तरह बच्चियाँ भी, तो वो जो इवन ये जो भी जो बहुत बड़ा केस हुआ है बलूचिस्तान में, वो शीतल वाला जो हुआ है, वो देखो प्रोमिस्क्यूट होना जो है वो, ये भी आप बेहतर बता सकते हैं कि वो भी एक वो केमिकल्स हैं, हार्मोनल मसाइल हैं, ये भी एक नेचर बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और वो जो है ना, मैं नहीं जाना खेड़ियाँ दे नाल दिल विच रांझे दा ख्याल, मैं तो समझता हूँ 99% हमारे सोसाइटी में सब खेड़े के साथ भी आई गई हैं, रांझे दा ख्याल दिल में है। अच्छा, वो अपने आइडियल को भी एक्सप्रेशन ही नहीं है। अच्छा, मर्द तो जो बाप है, भाई है, वो तो बड़े मज़े से कह देता है भाई ये शिल्पा सेठी मैनू बड़ी पसंद है, ए बड़ी ज़बरदस्त है, कितनी मोटी हो गई ये ऐश्वर्या राय, ए शादी के बाद इंज होगी। अच्छा, वो आपकी माँ बहन भी कह सकती है कि भाई मुझे ये धर्मेंद्र बड़ा अच्छा लगता था, या मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, या मेरा इस पर क्रश है, तो सो वॉट, वो उसका इजाज़त ही नहीं है। तो वो जो ये मेरा ख्याल जो मुंडा नहीं नसा के लेके जाता है, वो कुड़ी नसा के लेके जाती है। और होम मेकर भी औरत होती है, मर्द को मैनेजिंग औरत करती है, शादी को भी वही रिटेन करती है, घर भी वही बनाती है, बच्चों को भी वो उसी ने सारा कमिटमेंट भी औरत ही लेती है मर्द से। ये मर्द के बस में हो तो वो तो अब इस वक्त भी जो इशू है नए जो, खैर अब तो लड़कियां भी इनकार करके बैठी हैं शादी से ना, ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज के जो जेनजी के बच्ची हैं तो और लड़के तो मर्द को तो सच कोई ज़रूरत तो होती नहीं है, तो वो तो ये समझता है कि ठीक है मैं एक भमरा हो जो मर्जी करता फिरूं। जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने एक एंड पे बहुत अच्छी बात की है, जो पेट्रियार्की को आपने बिल्कुल बराबर किया है, ये बात मुझे काफ़ी आपकी सही लगी है। मेरा सवाल आपकी तरफ ये है, आपका ये उन्माद जो है इस पूरे इवेंट का, वो शुरू हुआ है सेक्सुअलिटी इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है? तो इसमें मेरा ये सवाल है कि सेक्सुअलिटी तो पावरफुल है, हर इंसान के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन डोंट यू थिंक इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि एडिक्शन भी इसके साथ है? और ऑन द अदर हैंड, फॉर इंस्टेंस अगर मैं सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म खोलता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे नज़र आता है जी कि सिडनी सोनी ने कोलैब किया है विद लुई विटॉन, और उसका क्लीवेज नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आई गेस जो मेरा जो इस पे नज़रिया ये भी है कि हमारे जो सामने इस टाइम सोशलाइज हो रहे हैं, या अगर मैं अपने दोस्तों के साथ भी 4-5 के साथ उठता बैठता हूँ तो सबसे पहले यही बात होती है कि हु यू हैव टू बैंग टुडे, ठीक है, या इस तरह की कोई बातें हो रही होती हैं, ठीक है? नॉट दैट मच, बट द पॉइंट इज शायद वो इतने बड़े इंसान नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट बात ज़रूर करते हैं, ठीक है? द पॉइंट इज कि हमारे जो सर्कल हैं, या ड्यू टू द सोशल मीडिया से जितनी हम चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, और शायद मुझे लगता है कि सेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आजकल कुछ दिमाग पे ज़्यादा ही चढ़ गई है, क्योंकि हमारे ये आगे पीछे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ब्रांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और एल्गोरिथम्स के अंदर भी मेरा ख्याल में बहुत मिस यूज़ हो रही है ये चीज़। थैंक यू। मैं इसका बिल्कुल आपको जवाब, मैंने जो इन भाई ने भी जो बात की थी ना, मैं दोबारा उस पर ये करूँगा कि जो वेस्ट जिस तरह साइकोसेक्सुअल हेल्थ को मैनेज कर रहा है वो हरगिज़ आइडियल नहीं है। अभी एक साइकाइट्री की कॉन्फ्रेंस में मैं गया, वहाँ उन्होंने एक कोना रखा हुआ LGBTQ साइकाइट्रिस्ट होता है, डॉक्टर है, उसमें क्या। सो वो लोग भी इसको जिस तरह हैंडल कर रहे हैं, सो इसको एक बायोलॉजिकल फंक्शन, जितनी बात हम अपनी भूख पे करते हैं, खाने की पसंद पे करते हैं, जितनी बात हम अपने सोने पे करते हैं, उतनी ही बात सेक्स पे, ना उससे ज़्यादा
ना उससे कम। हाँ, ये बहुत पावरफुल इंस्टिंक्ट है, इससे आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप खाना खा के भी वंडर क्रिएट कर सकते हैं। आप अच्छा खाना खा के जिम जाके 6 पैक भी बना सकते हैं, और आप रोज़ चावल खा के अपना वजन 100 किलो भी कर सकते हैं। सो सेम इज़ कि अपनी सेक्सुअल पावर को यूज़ करके आप, अब देखें, अगर कोई हफ्ते में 1 दफ़ा बैंग कर रहा है तो आपको क्या मसला है? ठीक है, लेकिन अगर कोई दिन में 6 दफ़ा बैंग कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, वो एडिक्शन है। कोई अगर मैरिड नहीं है, वो हफ्ते में 1 दफ़ा मैस्टरबेट कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बंदा आपने सारे काम छोड़ के दिन में 15 दफ़ा मैस्टरबेट कर रहा है, वो बीमारी है। सो जो एडिक्शन है वो तो फिर हर चीज़ में, आप सारा दिन सोए हैं वो भी प्रॉब्लम है, आप हर 2 घंटे के बाद कुछ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्राउनीज खा रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री कि इसको इसकी जायज़ जगह जो बनती है वो देनी चाहिए, और साइंटिफिक वे में, मैं चूंकि साइंस स्टूडेंट हूँ, साइंटिफिक वे में इसको प्रोसेस करना चाहिए, नॉन साइंटिफिक नहीं करना चाहिए। और जो वेस्ट में ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है या आपके एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, देखिए वो तो फिर बेचनी है ना चीज़। जब आप वेस्ट को कहते हैं, और लुई विटॉन, आपने तो बड़ी, आप पढ़े लिखे आदमी है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो यही देखता हूँ जो पीटीवी पे ट्रीट रेजर के इश्तिहार में भी एक औरत को डाल देते हैं ठीक है, सो फिर वो तो एक कंज्यूमरिज्म है ना, वो एक और बहस चल पड़ेगी, दैट इज़ पार्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। सो उसका कुछ साइकोसेक्सुअल हेल्थ से या सेक्सुअलिटी से डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं है, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी चीज़ बेचने के लिए। ठीक जी। अच्छा क्योंकि हमने मिथ और फैक्ट्स को ज़रूर एड्रेस करना है, तो 2-3 बड़ी-बड़ी चीज़ें जो कही जाती हैं और आम लोग उनको बोल देते हैं आराम से। सबसे पहली चीज़ ये कि सेक्सुअल हैरेसर या रेपिस्ट या अब्यूज़र, क्या ये बीमार है या क्या ये जुर्म कर रहा है, या दोनों हैं? इस पे आपका टेक क्या है? एक सवाल। दूसरा, इसी तरह एक और चीज़ जो बहुत बोली जाती है कि जी इस तरह का कोई भी टेंडेंसी रखने वाला शख्स, चाहे वो हरैसर है, रेपिस्ट है या अब्यूज़र है, उसके अपने बचपन में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होता है। ये एक मिथ है मेरे ख़्याल में। आपके ख़्याल में क्या है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या फैमिली में मौजूद ऐसा शख्स जिसके बारे में माँ और बाप अपनी बच्ची को और बच्चे को बताते हैं कि इससे बचो, लेकिन ना कहीं रिपोर्ट होता है और ना कुछ और होता है, क्या उसका इलाज मुमकिन है? कब रिपोर्ट हो जाए? कब इस तरह के सिम्टम्स सामने आने शुरू हो जाते हैं? सो 2-3 लेयर्स ऑफ दिस। थैंक यू सो मच मैडम, मुझे आपसे मुश्किल सवाल की उम्मीद थी। देखिए, एक पूरी मुहिम एंटी साइकाइट्री के साथ चल रही है, जिसमें कहा जाता है कि ये कोई मेडिकल की ब्रांच नहीं है, ये डेविएंट बिहेवियर्स को अम्ब्रेला देने के लिए एक स्पेशलिटी क्रिएट कर ली गई है। सो इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि एक मेडिकल मॉडल होता है, एक सोशल मॉडल होता है। मेरे साथ मेरा एक कॉलीग था जिसका चाइल्डहुड बड़ा ट्रॉमेटिक था। सो वो आयरलैंड में रोज़ मेरे साथ ये बात करता था कि उसामा जेलें नहीं होनी चाहिए, रिहैब सेंटर होने चाहिए, कि ये जो मुजरिम हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये माशरे को वही दे रहे हैं जो 18 साल तक माशरे ने इनको दिया है। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट, फिर सोशल रिदम चल नहीं सकता। जिस तरह अल्कोहल का मेडिकल मॉडल है, सोशल मॉडल है। सो सिमिलरली हर रेपिस्ट, हर हैरासर को हमारे पे रियल पेशेंट स्टिग्मेटाइज होते हैं। सो वो अपनी, हाँ, किसी को स्किज़ोफ्रीनिया है, किसी को कानों में गैबी आवाज़ आई है कि इस बच्ची का रेप करना है, तो डेफिनेटली उसका इलाज होगा। कोई बाइपोलर है, हाइपर हुआ हुआ है, मैनिक हुआ हुआ है, डिसइनहिबिटेड हुआ हुआ है, जिसके दिमाग के केमिकल तेज़ हुए हुए हैं, वो बीमारी है। लेकिन अगर किसी को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कोई साइकोपैथ है, अब जावेद इकबाल जो 100 बच्चों का कातिल था, उसको तो मैं बिल्कुल मेडिकल मॉडल नहीं दे सकता, पीडोफाइल को मैं बिल्कुल मेडिकल मॉडल नहीं दे सकता। सो अगर स्किज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर है या ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है, तो हम ज़रूर मेडिकल मॉडल देंगे, वरना बड़ी मेहरबानी है आप उनको रिपोर्ट करें। और दूसरी बात, मैं अक्सर वो आलिया भट्ट की फ़िल्म हाईवे मेंशन करता हूँ। हमारी किताब ये कहती है कि मोस्टली जो सेक्सुअल अब्यूज़र या हरासर्स हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। मेरे पास इस्लामाबाद में एक बच्ची आई, 13 साल की बच्ची, जिसका 19 किलो वज़न था। पाकिस्तान में हम एनोरेक्सिया नर्वोजा नाम की बीमारी अमूमन नहीं देखते। जब पता ये लगा कि रियल फादर वो सेक्सुअली अब्यूजिंग 3 डॉटर्स और उनकी सहेलियाँ, और ये मुझे उस बच्ची की माँ बता रही है अस्पताल में बैठ के, तो फिर ऐसे लोगों को, मैं तो, मेरे पास आज एक बच्ची आई जिसको 12 साल की बच्ची को स्कूल टीचर ने 2 दफ़ा मारा। मैंने वालदैन को कहा मैं इसका इलाज नहीं करूँगा जब तक आप स्कूल चेंज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, मैंने कहाँ बताना है, मैं किसी गोरों के मुल्क में होता तो बताता। सो हर बिहेवियर को हम मेंटल हेल्थ की अम्ब्रेला नहीं देंगे। एक ह्यूज परसेंटेज ऑफ रेपिस्ट को कोई जहनी बीमारी नहीं। जी प्लीज़।
जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, जो रेपिस्ट और हरासर और स्टॉकर या जो एब्यूज़र जो हैं, वो मोर देन सेक्स है उनका जो मोटिव है, वो कोई एम्पावरमेंट है, कोई और मोटिव है, कुछ और डोमिनेट होने की बात है, पावर की बात है, कोई इंतकाम है, रिवेंज है, कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर है। वो मुझे नहीं लगता कि वो सेक्सुअल प्लेयर के लिए, मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो, लेकिन जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है या समझा है इन चीज़ों को, है ना, सैडिस्ट, वो शायद वो तो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं। वो तो फिर नेक्रोफिलिक है, जो लाशों को करके उनके पार्ट्स काट के उस पे ये मैस्टरबेट। डिफरेंट साइकोपैथी है ना, साइकोपैथी को हम अमूमन वो उनका ठिकाना जेल या अस्पताल नहीं। हाँ, सो ये सर जो बात हम कर रहे हैं ये पहले भी होती आई है। अब मीर का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अदब में इसको पिरो के हम बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत खुल के बोलते हैं इस चीज़ को, और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी उतना नहीं किया जाता। जेनजीज में भी अभी मेरे दोस्त हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो कि गए हैं, एक्चुअली दे एक्सेप्टेड, बट वो इस चीज़ को लोगों को नहीं बता सकते और एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस चीज़ को। अच्छा, मेरी यहाँ, मैं आपको सॉरी काट रहा हूँ, आप अगर किसी खातून से सेक्स कर रहे हैं तो आपको लोगों को बताना चाहिए, यह आपका इंतहाई ज़ाती मामला है। एक्चुअली सर एक्सेप्टेंस मैं तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना उस चीज़ को कि मैं कौन से वाले से बिलोंग करता हूँ, बट जो गे हैं या लेस्बियन हैं वो माशरे में खुलेआम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको तनकीद करने का निशाना बनाया जाता है। दूसरी बात यह कि हम इस पे आज अगर कुल के बात कर भी रहे हैं, तो पहले भी इस पे बात हुई है लेकिन अदब के दायरे में पिरो के बात हुई है, आज भी बात होती है। तो मज़हबी पैरोकार हमारे ऊपर हैं और कहते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो 11 साल 12 साल की बच्ची से भी निकाह शादी कर लेंगे, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। और साथ साथ हर कोई इस पे बात कर रहा है, जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी आर्टिकल लिखवा रहा है, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर रहा है और इस पे बात कर रहा है। तो उसको आप किस नज़रिए को देखो, हम जो आज इसलिए बैठे हैं ना कि अगर एक चीज़ है जिसकी साइंटिफिक बुनियाद है तो उस पर साइंटिफिक तरीके से बात की जाए। मुझे यहाँ अपना एक याद आ रहा है, जूनियर, ही वॉज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही वॉज गे एंड ही वॉज नार्सिसिस्टिक एज वेल। उसने मुझे कहा, मेरे ख्याल है कि मैं बड़ा लिबरल हूँ, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपके पेट में दाढ़ी है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी आप हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। मैंने कहा क्यों? कि 2 लड़के बैठ के शक्करपड़िया में किस कर रहे हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा पहले तो मेरा किसी लड़की से करा दो और किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा भी करा दूंगा। दूसरा, ये बात समझनी पड़ेगी, मैंने क्यों कहा कि गोरों के पास भी पूरा हल नहीं है। जो सेक्सुअलिटी है वो आपका इंतहाई ज़ाती मामला है, आपने मुआशरे से क्यों उसको एक्सेप्ट करवाना है? आप बंद कमरे में कॉन्सेंट के साथ 2 एडल्ट्स जो भी कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान को ज़रूर बताना है आपने। मेरा तो इस पर ये मौक़िफ़ है। सर एक्चुअली मेरा तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था, एज ए जेनजी, मुझे भी जेनजी में ही शुमार किया जाता है। मैं भी मैट्रिक से गुजर के आया हूँ। हमारे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, और वो हमें इंग्लिश से ज़्यादा इस्लामियात पढ़ाते थे। शायद वो आप ये देख भी रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट्स में इस्लामियात ही पढ़ाई जाती है। ये इस तरह के सवाल पूछ के मरवाएगा मैं। चलो बहरहाल पूछ लो। वो इस्लामियात ही पढ़ाते थे, उतनी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते थे। और वो बच्चों को उस वक्त कहते थे, चूँकि वो बलूगत का दौर होता है 8, 9 और 10th के क्लास में, तो वो कहते थे कि जिसने भी गलत काम किया है, लाइक ही वाज सेइंग ऑफ दैट कि अगर किसी ने मास्टरबेट वगैरह ये किया है तो वो मुझे ख्वाब में आता है और मैं उसको अगर सुबह, हाँ, तो पूरे क्लास में ये सुबह जब आता था तो पूरे क्लास में खामोशी छाई हुई होती थी कि खुदा ना खास्ता अब ये किसी का नाम ले। हाँ, तो अब मैं वहाँ पे माशरे की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उस लिहाज से कर रहा हूँ कि सो देखो उनको कितना, उनके अपनी साइकोसेक्सुअल हेल्थ का क्या लेवल होगा। ये दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन साइकोसेक्सुअल हेल्थ। मैं खुद उस्ताद भी हूँ, मैडम भी पढ़ाती हैं, हम जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इस किस्म की गुफ्तगू तो नहीं फरमाते। और वो भी एक इंग्लिश का टीचर थे। कोई इस्लामियात पढ़ानी है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ानी है, आप नमाज़ों का बता दें, आप कुरान का बता दें। और आप कौन सी क्लास में थे?
8 9 10th में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एन एडल्ट ना। सो एक एडल्ट के साथ अगर तो प्रॉपर आपने सेक्स एजुकेशन करनी है और आप उसमें ट्रेंड हैं, आपने कोई वर्कशॉप्स की हुई हैं, तो आप ज़रूर बताएं। तो उसका क्या मैंडेट है? तो मैंडेट ये है कि उसके अपने कुछ मसाइल हैं और वो जो जिनसी तलज़्ज़ुज़ जो शायद बाकी चीज़ों से हासिल नहीं कर सकता, सो दिस इज़ परवर्जन। उर्फी This साहब is आप कुछ perversion. कहना चाह रहे हैं? मैं यही बात कर रहा था कि वो जो ये सब पोलिटिकल है ना, ये जो वेस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, LGBTQ प्लस और ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब पोलिटिकल है, सोशियो पोलिटिकल में पर्सपेक्टिव में है। वो उसमें कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है और मतलब इसके पीछे ये सरमायादाराना निज़ाम है, और हम वो ये डेमोक्रेसी और इलेक्शंस और ये सब चीज़ें भी हैं ना। तो अब तो खैर वहाँ भी कोई अजीबो-गरीब सही सारा सिचुएशन दुनिया में। तो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये इश्यूज़ हैं नहीं। हम मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे कल्चर में ये सब कुछ है और बड़े सटल वे में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। किसी को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। ये सही कह रहे हैं, ये वो बताने से, डंका बजाने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो अदरवाइज़ तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ पैराडाइज़ फॉर बाइसेक्सुअल्स, फॉर हेटेरोसेक्सुअल्स, फॉर होमोसेक्सुअल्स। आप एक फ्लैट लेके पाकिस्तानी किसी लड़के सोसाइटी के साथ रह रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। मैं किसी लड़की के साथ रह रहा हूँ, मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। देखो, तो दूसरी बात यह है कि ये जो भी साइकोसेक्सुअल मसाइल हैं, ये आपका इंतहाई ज़ाती मामला है। आपको मसाइल आ रहे हैं, आप हल नहीं कर पा रहे, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सो दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर डॉक्टर। सो इसको तशहीर करने की, सोशल मीडिया पे अपनी सेक्सुअलिटी का लेबल लगाने की, मजहबी रहनुमाओं को अपने पीछे लगाने की, तो प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जब LGBTQI एक माइनॉरिटी की तरह अपने आप को ओवर ग्लोरीफाई करते हैं लिंक होने की, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम आता है। जी डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे अस्सलाम वालेकुम। नहीं मुश्किल कोई नहीं। मैंने कहा बहुत सारी हॉरिबल बातें हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉरिबल आपकी एग्जांपल है एक, कि जी रोटी नहीं खानी, चलो चावल खा लो। एक लड़की मुझे अच्छी लगती है, दूसरी भी लग सकती है, तीसरी भी। तो मैं तो चावल और मकरूनी और ये समझूंगा। अब एक लड़की मुझे अच्छी लगती है, अच्छा एकदम एक लड़का अच्छा लगना शुरू हो गया, फिर मुझे ट्रांसजेंडर अच्छा लगना शुरू हो गया, मैं इसे रोटी चावल और मकरूनी समझूं? तो ये आई थिंक बहुत हॉरिबल एग्जांपल है। इफ़ यू लुक एट द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, समाजी सारे, और मगरब में भी ऐसे ही है। देखो पेडोफिली या गे, वहाँ कौन से वो बहुत इज्जत और तकरीम की नज़र से देखे जाते हैं। क्लास में कहीं भी किसी जगह मशहूर हो जाए यार ये गे है, तो क्लास में भी लोग थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं और इतना उन्हें गैल्वनाइज नहीं किया जाता। तो हमारी सोसाइटी में ये मिसाल देना, आल्दो आई नो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन यानी ये मिसाल देना कि ये रोटी और चावल का मामला है, एल का LG दोनों का ये सिर्फ रोटी और चावल जितना फर्क है, ये मैं कहता हूँ हॉरिफाइड एग्जाम्पल, एक सिंप्लीफाइड एक वर्जन है, अगर आप इस पर कमेंट कर सकें। सर बिल्कुल, उसमें यह है कि मैंने तो आपको साइंस की रोशनी में बताया ना कि उन्होंने किताब में बीमारी के तौर पे निकाल दिया, इसको एक प्रेफरेंस बता दिया। तो मैंने जो मिसाल दी उसको हम किसी सूरत पीडोफीलिया से लिंक नहीं कर सकते कि दो लोग जो कंसेंसुअस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और फिर इट इज़ नॉट अबाउट दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स, इट इज़ अबाउट एट्रीब्यूटिंग ऑल योर फीलिंग्स, कि आपने खाना किसके साथ खाना है, फूल किसको देना है, केक किसके साथ खाना है। सो दिस इज़ होल सेक्सुअलिटी आपकी डायरेक्टेड टूवर्ड सेम जेंडर है। सो उसमें हरगिज़ ये नहीं है कि अगर अगले का कंसेंट नहीं है तो आप, मैकरोनी तो एक बेजान चीज़ है ना। तो मैंने मिसाल सिर्फ यहाँ तक दी थी कि जिस तरह खाने में प्रेफरेंस हो सकती है। अच्छा, मैं खुद इससे एग्री करता हूँ या नहीं ये सवाल नहीं है, मैं चूँकि यहाँ पे साइंस का नुमाइंदा हूँ, तो साइंस ये कहती है, मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी साइंटिफिकली देख लेते हैं। रोटी जो है ना, रोटी वो मुझे पता है कि मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे दांतों से शुरू हो के इंटेस्टाइन तक वो से एब्जॉर्ब करेगा। चावल मुझे पता है वो एक फूड है, खाने वाली चीज़ है, वो करेगा। मकरूनी या वाट एवर डिश यू लाइक, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली साइंटिफिकली स्पीकिंग, LL के केस में, GG के केस में मुझे पता है कि जो प्रोडक्टिव चीज़ पैदा हो रही है दोनों में, एक में एग है, एक में स्पर्म है। LL में
there is no hosting body there. By default, over millions of years of evolution, औरत में ओवरी औरत में ही है, बंदे में पैदा नहीं हुई. स्पर्म औरत में पैदा नहीं हुआ, उधर एग ही हुआ है. तो चावल और रोटी की मिसाल, अगेन आई वुड से, ये टेम्पटेशन से आगे की आपने बात की है ना. टेम्पटेशन तो है कि जी मुझे एक लड़की अच्छी लग रही है, अच्छा भाई ये खदोखाल बहुत अच्छा, मुझे मधुरी भी अच्छी लगती है और रवीना टंडन भी अच्छी लगती है, बट ठीक है, वो रोटी और चावल आप कह सकते हैं. लेकिन एक तरफ मुझे धर्मेंद्र अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ मुझे ये मुझे चावल और रोटी से थोड़ा सा वायलेंट गैस लगता है. सर बस ये है मेरा इट्स जो मैंने बात पॉइंट. की ना, बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली इट्स स्पीकिंग नॉट अबाउट रिप्रोडक्शन. यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की बात नहीं हो रही, उस बायोलॉजी की बात नहीं हो रही. सिर्फ आपकी जो ओवरऑल सेक्सुअलिटी की डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है. तो उसमें बायोलॉजिकली मैंने बताया क्रोमोसोम 8 भी है, उसकी साइकोलॉजिकल थी, वो इतना सिंपल भी है जो मैंने बताया कंडीशनिंग हो गई. कंडीशनिंग को डीकंडीशन किया जा सकता है. इसलिए मैंने कहा ना कि ये एक फ्लूइड है, इसको डीकंडीशन किया जा सकता है. एक बंदा जो आज होमोसेक्सुअल है, अगर मुझे उसमें बायसेक्सुअलिटी का एलिमेंट नजर आता है तो उसको मैं यही इंक्लाइन करता हूँ कि सोशली एक्सेप्टेड है, रिप्रोडक्शन है, आप वाली बात. सो आप अपना मिलान इस तरफ रखेंगे, फिर कई लोग मेरे गले पड़ जाते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को कह रहे हैं कि वो गलत चीज़ है, बायसेक्सुअलिटी अच्छी चीज़ है. सो फिर उनको मैं ये बताता हूँ कि हमने सोशल नॉर्म्स को भी देखना है. तो बायसेक्सुअलिटी और एक जो रोल है इस सोसाइटी में वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. तो अगर आप में वो है तो फिर उस तरफ को अगर आप कुछ अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन अगेन वो फिर मिसालें बच्चे आजकल की जेनजी ले आती है कि भाई आप तो फिर होमोफोबिक हैं और पता नहीं क्या है. सो वो जो एक बैलेंस है ना अपनी कुर्सी पे बैठ के मुझे मेंटेन करना, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं भी यही बात करना चाह रहा था कि बेसिकली डॉक्टर साहब ने जो ये बात की ना कि बड़ी आसानी से कह दिया कि ये वनीला पसंद है, इस एक को, किसी को चॉकलेट पसंद है, वट एवर, यही मतलब आपकी पसंद फ्लेवर्स की बात हो रही. हाँ, वो एक्चुअली वही बात मैं आना चाह रहा हूँ कि फोबिया इज़ बीमारी है, सेक्सुअलिटी बीमारी नहीं है. तो वो जो वेस्ट में आप कह रहे हैं ना कि वहाँ भी, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट में भी वो लेवल नहीं है एक्सेप्टेंस का, लेकिन एटलीस्ट वहाँ फोबिया नहीं है, फोबिक नहीं है वहाँ पे. बहुत सी सोसाइटीज़ में फोबिया नहीं है. और अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, वहाँ यूनिवर्सिटी में, इवन अब तो प्राइम मिनिस्टर भी किसी आइसलैंड के किसी आयरलैंड का, हाँ वहाँ तो इवन हरारी कितने ब्लंटली कह रहा होता है, और वो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला राइटर है, और उसकी दुनिया की हर ज़ुबान में उसकी किताब का तर्जमा होता है, जो भी उसकी किताब आती है. और वो इस वक्त मैं समझता हूँ 21st सेंचुरी का वो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, और वो बड़े धड़ल्ले से कह रहा होता है माय हस्बैंड. उसने बल्कि अपनी किताब डेडिकेट की है, वो जो पहली किताब थी शायद सेपियंस, अपने हस्बैंड को. तो एटलीस्ट ये यहाँ पे आप बात ये कर सकते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है, या वो मेरी, एक औरत कहती है जी ये मेरी वाइफ है या मेरी पार्टनर है. तो एटलीस्ट वहाँ पे ना हम बात करें एक सेहतमंद फ़र्द और सेहतमंद माशरा, एटलीस्ट फोबियास थोड़े से इम्यून टू होना ज़रूरी है. जैसे हाँ, इस वक्त हम एक बड़ी एडल्ट टॉक कर रहे हैं, और एक बड़ी बलूगत के साथ, हम बलूगत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, जहनी बलूगत के साथ हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसमें कोई किसी को जज नहीं कर रहा. तो ये हम कोशिश. सर मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि सेक्सुअलिटी इज़ नॉट अबाउट जस्ट इंटरकोर्स एंड प्रोड्यूसिंग बेबीज़, ये एक सेट ऑफ फीलिंग्स है जो उस तरफ है. लेकिन एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा हरारी है, या वो आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, मुझे सिर्फ एक ये इख्तलाफ है जिसमें मेरे अपने बायसेस हो सकते हैं. आई मे बी रॉन्ग कि सेक्सुअलिटी आपका इंतहाई ज़ाती मामला है, वो दरवाजे के अंदर ही होना चाहिए, आपके बेडरूम में होना चाहिए, दो एडल्ट्स अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं. उसकी तशहीर या एक ऐसी चीज़ जो सोशली बहुत एक्सेप्टेड नहीं है, उसको सोशली एक्सेप्ट कराने की कोशिश करने की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा, एक लेवल से भी ज़्यादा. तो मुझे उससे थोड़ा सा, मे बी आई एम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव कंट्री, मुझे बायस मेरे कुछ होंगे, लेकिन मैं बहरहाल उससे बहुत एग्री नहीं करता कि हर वक्त आप एक स्लोगन उठा के फिरें कि वो मेरा अगेन एक जूनियर था, वो हाथ में अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर फलाना है और मैं गे हूँ. तो मैंने कहा जी मैंने आपसे हाथ मिला के कहा मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मैं स्ट्रेट हूँ. सो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर. ठीक है. सो ये अभी इस पर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन ये मेरा इंतहाई ज़ाती मामला है जिसको मैं बहरहाल अपने क्लिनिक में नहीं लाता. अच्छा, फ्राइड का ये कहना है कि
फ्राइड कहता है कि मैं आज तक किसी ऐसे मर्द या औरत से नहीं मिला जिसके अंदर हम जिनसियत का रुझान ना पाया जाता हो। तो अब आप लड़ने के लिए फ्राइड के पास जाएं। हम अगला सवाल लेते हैं जी। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो रेपिस्ट और अब्यूज़र्स या जो साइकोपैथ्स हैं वो जेल में बिलोंग करते हैं रादर देन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो सर आपको लगता नहीं कि लाइक थ्रू मेडिसिन एंड थ्रू लाइक थेरेपी उनकी जो मॉरलिटी है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ है और जो उनका थॉट प्रोसेस है वो चेंज किया जा सकता है थ्रू मेडिसिन एंड थ्रू थेरेपी? ये पॉसिबल क्यों नहीं है? वाई? और दूसरा सवाल सर मेरा ये है, जो शुरू में आपने बात की थी कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जा सकता है, तो सर इसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है? और आजकल के जो हाइपर सेक्सुअलाइज्ड इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो इस चीज़ को किस तरह लाइक प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के थ्रू चैनलाइज किया जा सकता है? और इस्लाम में एक प्रोटोकॉल भी है कि कहा जाता है कि रोज़े रख के गुजारनी चाहिए ज़िंदगी। वो एक अच्छा एक प्रोटोकॉल है इसको लाइक कंट्रोल करने का या ओवरकम करने का इस सेक्सुअलिटी को। तो इन दोनों चीज़ों पे अपना थैंक यू सो मच। देखो, एक अभी मैं आज ही मैं यूके में एक ट्रिब्यूनल में शरीक था। एक पाकिस्तानी पेशेंट था स्किज़ोफ्रीनिया का, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया का, जिसने अपनी सगी बहन को यूके में कत्ल कर दिया और वो वहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहता है। वो वहाँ अस्पताल में है, चूँकि उसको कानों में आवाज़ आई कि तुम्हारी बहन ऊपर ज़्यादा बेहतर है, इसको मार दो, सिस्टम अच्छा हो जाएगा और इसको होगा कुछ नहीं। मतलब एक साइकोटिक प्रोसेस था, उसका हकीकत से राब्ता कट गया था, जो एक बीमारी है जो दवाई से ठीक होती है। जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो हम कह देते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो कैरलेस होते हैं। जब आप मेरे क्लिनिक में आए हो ना, आप मुझे थोड़ा सा अपने से आगे समझोगे कि मुझे कुछ आपसे ज़्यादा आता होगा, मैं आपकी मदद करूंगा, तो गाड़ी चलती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंगेज नहीं करते। दूसरा, 50% से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं उनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जो जुवेनाइल प्रिजन्स हैं उन बच्चों में मैक्सिमम में कंडक्ट डिसऑर्डर है। सो इसलिए हम मेडिकल, हर चीज़ को मेडिकल मॉडल देंगे तो सोसाइटी चलेगी नहीं। दूसरा, आपने कहा, एक मिसाल तो मैं आपको देने लगा था, वैसे मैं मुफ्ती नहीं हूँ, कि एक सब्लिमेशन है, आप रखें रोज़े, और अगर आपको लगता है कि उससे आपकी आखिरत भी संवरेगी तो ज़रूर आप रखें। आपका अगर ये कॉन्सेप्ट है, आपको उससे वेल बीइंग मिलती है और आपकी, अच्छा, एक तो सबसे पहले हाइपर सेक्सुअलिटी को भी डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर एक बंदा या एक बच्चा या एक एडल्ट हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी शादी हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो बहरहाल इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या है। जो सेक्सुअलिटी का एक स्पेक्ट्रम है, जिसकी नीड एक लेवल से ज़्यादा भी है वो भी नॉर्मल है, जिसकी कम है वो भी नॉर्मल है। सो इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। जो निम्फोमैनिक एक मूवी भी शायद आई थी कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आप अपने काम नहीं कर सकते हो, काम हर वक्त दिमाग में वही चल रहा है, तो वो बहरहाल बीमारी है। उसके लिए तो खैर दवाई की ज़रूरत है। वरना जो सब्लिमेशन है, मैं बहुत ज़्यादा सब्लिमेशन पे बिलीव नहीं करता। सब्लिमेशन तब आती है अगर आप रिलीजियस पाथ को फॉलो करते हैं, तो 16 साल या 10 साल की उम्र में ना करें, लेकिन बालिग होते शादी करते हैं। शादी करें, एक वे है सेक्सुअलिटी को, एक वो है। नहीं है आप वेस्ट में, आप गर्लफ्रेंड रखें, फॉर दैट मैटर बॉयफ्रेंड रखें, जो भी एक मामला है। और अगर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं और आप वाकई उस एनर्जी को बुद्धा की तरह इस्तेमाल करके निर्वाण हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आर्ट है, साइंस है, ड्रामा है, आप राइटर बन सकते हैं, आप पेंटर बन सकते हैं। जो युंग ने कहा है कि जो साइकिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बायोलॉजिकल रहना पसंद करता हूँ कि जिस तरह आप अपनी भूख को सब्लिमेट नहीं करते। पेट में गुड़गुड़ हो रही है और आपने, जी मैं तो एक आर्ट ड्रॉ करता हूँ, पेंटिंग। सो आप मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, आप बालिग होते ही जल्दी शादी करें, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है तो आपकी एक सेक्स लाइफ होनी चाहिए जिसमें कोई कबाहत नहीं। ये चैनलाइज करने वाली बात, हाँ नहीं, मैं उसमें ये बात करूँगा कि वैसे एक जो ने कहा ना कि हाइपर सेक्सुअल लाइफ है, वो ये शायद गलत भी नहीं कह रहे। ये बिकॉज ऑफ दिस एम्पावरमेंट जो है ना, ख़ास तौर पे सॉरी जेन जी से, कि उनके हाथ में जब से ये चीज़ आई है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन, इसमें कोई शक नहीं। फिर एल्गोरिथम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन है हर तरफ, इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन है कि वो उसका असर हो सकता है। दूसरी आपके लिए मेरी एडवाइस ये, इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड सेक्सुअलिटी, यू हैव टू गो थ्रू इट। स्टेजेस कब कर गुजरे जो करना चाह रहे हैं, अपने आप उसमें से निकल लेंगे। वो डिनाइल पे रहेंगे या क्यूरोसिटी में रहेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा तंग करेगी। अच्छा, बायोलॉजिकली तो डॉक्टर उसामा की बात शायद ठीक होगी, लेकिन अगर आप आर्टिस्टिकली लें तो अगर आप किसी से एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला हैं तो आप बहुत अच्छी नज़्म लिख सकते हैं।
आप बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, बेवफाई कर गया, तो भी सेम फीलिंग बहुत अच्छी आ सकती है। मैडम यहाँ तो हम गालिब पे, हम जिस पे मरते हैं उसको मार के रखते हैं। वसल में तख्लीकी इंसान उस तरह से नहीं होता जितना कि हिजर में होता है, और ये सारा हमारा आर्टिस्ट का गवाह ये तो हमें पता है। जो मुंशी प्रेमचंद का कफन था वो भूख से और उस फ्रस्ट्रेशन से निकला लेकिन था। उर्फी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, यू गो थ्रू इट तभी पता चलेगा कि आपने क्या छोड़ा है। दूसरा ये हर एक का पर्सनल, मैं आपको हाँ। जो बात साइंस बताती है ना, साइंस वो बताती है जो 10 में से 8 लोग करते हैं, ठीक है। जो जब तक साइंस को लगता था कि 10 में से 8 लोगों के स्ट्रेट होने का एविडेंस है, तो 2 लोग जो एलजीबीटी थे वो बीमारी में डाले हुए थे। जब उन्होंने देखा कि तो 10 में से 6 ही हैं, 4, तो उन्होंने इसको कहा कि ये ऑल्टर्ड प्रेफरेंसेस हैं, या बिल्कुल ही किताब से इसको खारिज कर दिया। सो सिमिलरली 10 में से 8-9 लोगों को मेरा यही मशवरा है कि आप शादी करें, आप गर्लफ्रेंड रखें, आप अपनी एक सेक्स लाइफ रखें, और बाकी एक अगर कोई आर्ट में सब्लिमेट करना चाहता है, कोई पिकासो बनना चाहता है। मैडम आपने देखा, जाते घर ये वापस मैं जाओ। आपसे कहा ना कि औरत के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता ना। सही है। तो सर जाते ये जाते इसी पे आप गर्लफ्रेंड रखें तो आप कभी भी ये नहीं कह रहे कि आप एक हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए शादी करें या बॉयफ्रेंड रखें, सर ये आप नहीं कह पा रहे। सर ये हाँ, इसी ये मैं इसी नहीं कर इसी चीज़ का एक वो है अदर साइड ऑफ द पिक्चर। और मेरा सवाल भी डॉक्टर साहब आपसे होगा, आई वुड रियली लव कि आप हमें इनलाइटन करें कि आपने पूरा पाकिस्तान घूमा होगा, मर्दाना कमज़ोरी के इश्तिहार जो है वो हमें नज़र आते हैं, जनाना कमज़ोरी के इश्तिहार हमें कभी नज़र नहीं आए। तो एक जो एक नहीं, उसमें मैं आपको भी पता है कि मेरा मतलब वो लिक्योरिया या वो नहीं है, ठीक है। जिनसी सेहत, चूँकि ये साइकोसेक्सुअल हेल्थ है, तो मर्द और औरत दोनों के जो हक हकूक़ है उसकी जो या ज़रूरियात उसकी बात होनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये कि शादी से पहले ये मर्द के ऊपर एक स्टिग्मा या टैबू है कि जी आप, ये जिस तरह आपने भी हकीम की बात की, तो वो एक हम मजाक में बात करते हैं ना कि जी हकीमों के पीछे लोग चले हुए। तो एज अ मर्द आप वो जो महीना, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने जो उस एंग्जाइटी से गुजरते हैं, क्योंकि वो मस्कुलिनिटी की वजह से आपको एक्सप्रेशन मिलता है कि लोग आप, आपके दोस्त भी आपसे यही बात करते हैं कि हाँ भाई ब्याह हो रहा है तेरे, सुना तैयारी तेरी ठीक है, दूध खजूरें खा खा के वजन भी बढ़ा लेते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जो ख़वातीन हैं, क्या वो शादी से पहले 15-20 दिन, महीना, 2, क्या वो इसी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से वो गुजरते हैं, नहीं गुजरते? क्या उसकी नोयत मुख्तलिफ है, या औरत जो है वो इस चीज़ से बरी ज़िम्मा समझी जाती है? क्योंकि बाद में फिर जब रिलेशनशिप्स या शादियां ख़राब होती हैं तो उसमें एज अ मर्द मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ये बात की होगी कि वो एक चीज़ जो समझते, वो जो हम कहते हैं ना कि वो बीवी जो है वो तो पर्दे वाली चाहिए, और जो गर्लफ्रेंड है वो ज़रा कैटरीना वाला। तो वो जो औरत है उसको आपने कभी उसकी सेक्सुअलिटी को ट्रेन किया, या उसको जो है वो उस चीज़ के लिए रेडी टू मैरिज, ठीक है ना? तो उसके ऊपर ज़रा ज़रूर आप हमें आपने बताइए। ना, मैं ये चाह रहा था कि यहाँ सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक ना खोले, लेकिन वो खोल ही गया है। सो देखिए, इसमें हमारे पास जो वेजिनिस्मस एक बीमारी है ना, वेजिनिस्मस के साथ बहुत सारी शादियाँ जो कॉन्स्यूमेट नहीं हो रही होती, जो डिवोर्स तक पहुँचने वाली होती हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट भी हमारी उसमें ट्रेन नहीं है, लोग समझते हैं गायनी का मसला है, वो प्योरली एक साइकोलॉजिकल मसला है। सो जो मैंने सेक्स एजुकेशन वाली बात की, एक तो वो नहीं है। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टनर्स को, अगर आपने शादी के बाद दोनों ने पहली दफ़ा इस रिलेशनशिप में जाना है, जो वैसे मुझे बहुत कम आजकल जो मेरे पास, तो मेरा तो मरीजों का ही डाटा है। सो आपने इस सेक्सुअलिटी को एज अ कपल लेके चलना है। मेरे पास जब कपल थेरेपी के लिए भी लोग आते हैं ना, मैं कहता हूँ जी शादी में 3 चीज़ें हैं, फाइनेंसेस, इमोशंस और सेक्स। सो इन तीनों में आपने एज अ कपल, और भी चीज़ें होंगी, ये मेरा एक मकोला है, ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों में आपने मिल के कैसे ग्रो करना है। सो अगर आप दोनों की, पहले देखिए, ह्यूमन माइंड जो है ना वो चेंज के लिए नहीं बना। मेरे पास मैक्सिमम मरीज़ जो है ना नफसियाती बीमारियों के साथ, वो शादी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद और जॉब में प्रमोशन के बाद आते हैं, जो तीनों खुशी की बातें हैं, जिस पे आप करोड़ों रुपए तो खर्च करेंगे शादी करने में, एजुकेशन नहीं देंगे। और इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअलिटी। मेरे पास आज एक खातून आई कि जी मेरे घर में भाई भाभियाँ बड़ी तंग करते हैं, मैं शादी करने लगी हूँ। तो मैंने कहा वहाँ सास और तंग करेगा फिर क्या करेंगी? शी वॉज 38। मैंने कहा जी आपको अब अकेले रहने की एक आदत पड़ गई हुई है, सिर्फ एक कंपेनियनशिप के लिए, या घर वालों से फ़रार के लिए, या सिर्फ जो हम बात करते हैं कि एक सेक्सुअल अमल के लिए। फिर आप 24 घंटे एक बंदा सर पे बर्दाश्त करेंगे, कमरे में बर्दाश्त करेंगे? मेरे पास एक कपल आया हु वाज इन मिड 60s, उन दोनों ने बाथरूमों में कमोड अलग लगवाए हुए हैं कि हम 2 कमोड इकट्ठे, एक कमोड पे दोनों नहीं बैठ सकते।
सो इतनी पर्सनल स्पेस शेयर करनी होती। सो इसलिए अगर आप एज अ कपल बाकी चीज़ों के साथ साथ सेक्सुअलिटी में भी ग्रो करेंगे, फिर अगर एक शौहर है जिसने शादी की ही इसलिए है कि यार मुझे पतली लड़की पसंद थी और वो अपनी बीवी की सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, तो फिर बीवी को भी चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद वेट कम करने में दोनों मिल के ग्रो करें ताकि अट्रैक्शन बरकरार रहे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर अगेन पेट्रियार्की वो मेरे पे इल्ज़ाम ना लगा दें, ठीक है। सो ये एज अ कपल ग्रो करना पड़ेगा अगर पहले आपका एक्सपीरियंस नहीं। और प्रॉब्लम यह है ये जो हकीमों और मिथ्स इतने हैं कि उन्होंने चीज़ों को बहुत ख़राब किया हुआ है। फिर एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मैंने पहले भी एक जगह बात की थी कि मैं जब आयरलैंड में था तो मेरे नेबर थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने कभी पब्लिक बस में सफ़र नहीं किया। मैंने कहा हम फौजियों के बच्चे होते हैं, हम कैंट्स में, हमें तो छोड़ना। उन्होंने कहा फिर आपको पता ही नहीं है, पब्लिक बस में जो सफ़र करता है उसको एक आध दफ़ा हाथ ज़रूर लगा होता है। तो जिसकी पर्सनल स्पेस ब्रीच हुई हुई है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके प्रॉब्लम्स तो फिर होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को, फिर एक और बात मैं हमेशा करता हूँ कि अपने प्रॉब्लम्स चाहे वो साइकोसेक्सुअल हों, हल करने का मैकेनिज्म आपके अंदर होता है। आप खुद गो थ्रू करें, चैट जीपीटी के साथ मिलके आप कर सकते हैं। जहाँ आप नहीं कर सकते वहाँ पे पेरेंट्स और बहन भाई नहीं, वो जज्बाती होते हैं। कोई मेंटोर है, कोई रिलीजियस स्कॉलर है, सूरह निसा मौजूद है ना, वो आपको हेल्प करे। जहाँ वो भी फेल होगा फिर हम आएंगे, फ़ौरन हमारे पास ना आए, पहले खुद कोशिश करें, फिर किसी मेंटोर के पास जाएं, फिर हमारे पास आएँ। सो इस तरह गाड़ी आगे चलेगी। आई थिंक आपका सवाल का जवाब। ठीक है, उर्फी साहब कुछ कहना चाहते हैं? कोई और सवाल है? नहीं? ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि बहुत मैच्योर टॉपिक था और आपने इतनी सब्र से और इतनी बालग नज़री से और बालग समातों के साथ हमें सुना। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।